वेस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, तो क्या पूरा कैप्चर करने के प्लानिंग में? 10 घुसपैठिए हैं ही तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे घर में आके काम कर रहे हैं। जो मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा, मार के बोला जाए अब अल्लाह अकबर बोलो ना तो शेष कर दूंगा। जिस प्रकार से टारगेट किए गए हिंदू, हम लोगों का घर सब कुछ जला दिया। हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा हिंदू को। बांग्लादेश बनाएगा, बांग्लादेश बनेगा ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, ये 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। एम आई बंगाली फर्स्ट और एम आई हिंदू फर्स्ट? नाउ पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग दैट क्वेश्चन। बांग्लादेश में भी क्या हुआ है, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है ये। क्या यही चीज रिपीट हो रहा है वेस्ट बंगाल में? घुसपैठ पे जब भी बात होती है तो जिस प्रकार से टीएमसी या ममता दी उसका विरोध करती हैं, तो लगता है कि यार ये तो एकदम घुसपैठियों के लिए जी जान से खड़ी हैं। और कभी पार्लियामेंट में खुद ही रो रही थी। उनको बाल पकड़ के खींचे गए थे वहां से, अमित शाह ने इनफैक्ट उसका जवाब दिया। और 450 किलोमीटर जहाँ फेंसिंग होता है वहाँ बाकी, जहाँ फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है। बांग्लादेश कंट्री के अंदर ऐसा एक लैंड पीस है जो इंडिया है। बंगाल में ऐसे मतलब बीसीओ हैं, टापू, जो बांग्लादेश है एसेंशियली। बंगाल में अगर किसी बड़े व्यक्ति को सक्सेसफुल कुछ अवार्ड मिला है, कुछ मिला, तो बांग्लादेश में सेलिब्रेट करते थे, एंड वाइस वर्सा। रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे वहां पे उन लोगों ने हमला किया। Then they said कि यार how can you do this as a Bengali? वंदे मातरम पे आजकल बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कई बार कई सांसदों ने, विधायकों ने, पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स ने या तो उसे गाने से इनकार कर दिया है, वंदे मातरम के समय खड़ा होने से इनकार कर दिया है। बिहार में इलेक्शन दो गठबंधनों के बीच में हुआ था, लेकिन बंगाल में सारी पार्टीज अलग अलग लड़ रही है। बंगाल में इट्स अ वेरी बाइपोलर फाइट। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, कांग्रेस ऑलमोस्ट ऐसे भी खत्म ही थी पहले से। इट्स अ टीएमसी वर्सेस बीजेपी। जो प्राइमरी आइडेंटिटी में भी बिहार में कास्ट होगा, वहां पे बंगाली अस्मिता आ जाएगी। टाटा नैनो क्यों गया वहां से? जो वर्किंग कल्चर भी होता है जनरली प्रोडक्टिविटी का, वो आपको मिसिंग दिखेगा क्रॉस बंगाल। वो कहते हैं ना, वहां पे एक वो दोपहर में भात खा के एक सोने की आदत है तो है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी कौन कौन सी ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से वो इस बार इलेक्शन हार सकते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान का नॉट अ वॉर बट जो अभी हुआ बीच में, तो ओवैसी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वोकल वॉइसेस जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और भारत के साथ खड़े हुए। आप खत्म करो इस टेररिज्म को। Sadly, some of the other opposition leaders have not been doing that. Mamta Banerjee is one of them. These parties have become more Muslims than the actual Muslims. टेक्नोलॉजिकली इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, उसके बाद भी बांग्लादेश से जो ये घुसपैठियां घुस रहे हैं, उन पे क्यों नहीं कंट्रोल रखा जा सकता है? अच्छा सवाल है। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रोथ माइल्स विद ऋषि झा, और आज हमारे साथ है मृत्युंजय शर्मा जी। हाय सर, हाउ आर यू? Hello, I'm very fine and thank you for having me here. तो क्या होना है इस बार बंगाल में? बंगाल इंटरेस्टिंग होगा फॉर श्योर। जीत हार प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आई डोंट ऑफन वेरी प्रेडिक्ट। मुझे लगता है पिछली बार से ज्यादा कंपेटिटिव होगा। पिछली बार टीएमसी काफी इजीली स्वीप कर पाई थी, बीजेपी को 77 सीट्स आए थे, राइट। मुझे लगता है इस बार ज्यादा क्लोजर फाइट होगी। पिछली बार अगर वोट शेयर का परसेंटेज भी आप देखेंगे तो डिफरेंस करीब 10% का था टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में। इस बार वो 10% तो नहीं रहने वाला है, जो मेरी समझ है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण पिछली बार और इस बार में अंतर आया है। पिछली बार तक टीएमसी पहले से भी फेवरेट थी जीतने की। उसके खिलाफ ना ऐसे कोई बहुत एंटी सेंटिमेंट नहीं था, राइट, एक सर्टेन वर्ग का। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हुई है, एंड इतिहास पहले से रहा है टीएमसी का, जो मुस्लिम अपीजमेंट का। लेकिन पहले होता है ना कि अब थोड़ा थोड़ा अपीजमेंट है तो ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग मान के चल रहे हैं। प्लस बंगाल का अब थोड़ा सा इतिहास देखोगे तो ऐसा रहा है कि क्योंकि जब बंगाल ग्रेटर बंगाल भी था, जब उसमें बांग्लादेश था, बिहार, उड़ीसा सब थे, तो मुस्लिम्स एंड हिंदूज हैव कोएग्जिस्टेड बंगाल में। तो कभी भी वो रिलीजन बहुत बड़ा डिवाइड नहीं रहा। वहां जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती थी वो बीइंग अ बंगाली होती थी, राइट। जैसे हम प्राइमरी आइडेंटिटीज की बात करते हैं, बिहार में प्राइमरी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो कास्ट आ जाएगा। बंगाल में आप जाएंगे तो उनकी जो बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर है वो उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एंड कास्ट्स, राइट। तो वो हमेशा से रही है। तो जो भी पार्टी उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज देयर प्राइड इन देयर बंगाली कल्चर, लैंग्वेज एंड सो ऑन, तो लोग उसको जनरली अपना मानते हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी उसको रिप्रेजेंट करती थी, बाद में टीएमसी करने लगी।
उसमें बिट्स एंड पीसेस ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट शामिल रही है हमेशा से, क्योंकि उनका वोट वो लेते रहे। तो जनरल लोगों को ना बहुत दिक्कत नहीं होती, अच्छा ठीक है थोड़ा तो अपीज करेगा ही क्योंकि वोट लेना है, तो कर रहे हैं। बट वो बहुत फाइन लाइन है, बहुत थिन लाइन है। जब वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा होने लगेगा ना, तो वही लोग जो शायद थोड़ा वाला इग्नोर कर रहे थे, वो कहने लगे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5 years, आई थिंक कि जो अपीजमेंट की लाइंस है, दैट हैज क्रॉस्ड टॉलरेंस लेवल्स ऑफ अ लॉट ऑफ बंगालीज, बंगाली हिंदूज, राइट। जैसे मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए, तो उसमें जो स्टेट का रिस्पॉन्स आया वो बहुत म्यूटेड था, बहुत पुअर था। तो वहां पे बहुत हिंदूज एलिनिएट हुए। जो संदेश खाली वाला इंसिडेंट हुआ था, याद होगा आपको, राइट। उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलैश आया। जो पूरे घुसपैठ पे जब भी बात होती है, अभी SIR पे जब भी बात हो रही है, तो जिस प्रकार से TMC या ममता दी उसका विरोध करती हैं, तो लगता है कि यार ये तो एकदम घुसपैठियों के लिए जी जान से खड़ी हैं, विच सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल, राइट। और कभी पार्लियामेंट में खुद ही रो रही थी, कभी खुद ही रो रही थी, एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे वो जिन जिन मुद्दों के लिए पहले वो लड़ी हैं, राइट, आज उसके साथ वो खड़ी है। एग्जैक्टली। पार्लियामेंट वाला आपने घुसपैठ वाला देखा। इनफैक्ट मुझे याद है 2009 के जब लोकसभा इलेक्शंस थे, तो उन्होंने, वो केंद्र के सरकार में थी साथ में यूपी में, तो उन्होंने केंद्र से बोला कि आप पारामिलिट्री फोर्सेस भेजिए बंगाल में, क्योंकि यहाँ CPM बूथ लूट लेती है। अब वही विरोध करती है कि पारामिलिट्री क्यों भेज रहे हो। सो एग्जैक्टली इट्स लाइक टर्निंग द क्लॉक, राइट। तो अभी क्या हुआ है, प्लस अभी फिर से वो बाबरी मस्जिद वाला इशू आ गया, हुमायूं कबीर वाला। सो व्हाट हैज बीन हैपनिंग इज, बीच में छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए कि वो जिस दिन मुहर्रम था, तो दुर्गा पूजा का जो मूर्ति विसर्जन उसको पोस्टपोन करवा दिया गया एक दिन से। और बहुत सारे लोग ना जो वो फेंस पे या बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो बहुत हद तक टॉलरेट करेंगे इन चीजों को, एक तरह से नजरअंदाज करेंगे चीजों को, लेकिन अगर वो बहुत अक्सर इसको होते देखने लगेंगे, तो उनका फिर थोड़ा थोड़ा मन बदलने लगेगा। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ये चीज तो कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है और हम लोग देखते हुए आए हैं ये चीज? करेक्ट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम सब ने देखा है ये चीजें। एग्जैक्टली। सो नाउ सी, इट डिपेंड्स आप किस रीजन में हो, क्या ऐसा इतिहास रहा है आपका या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में होती तो थोड़ा पहले इसका रिएक्शन आता। क्यों? मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले आता, क्यों? क्योंकि वहां पहले से वो टेंशंस रहे हैं, रिलीजियस टेंशंस, पहले भी दंगे हो चुके हैं, सो ऑन। बंगाल अगर आप देखोगे, मैं वही कह रहा हूं, वहां पे वो रिलीजियस डिवाइड कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहा। इवन आफ्टर पार्टीशन, जब ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बना, तब से लेकर अभी बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, तब तक इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कई बार बंगाल में अगर किसी बड़े व्यक्ति को कुछ का सक्सेसफुल कुछ अवार्ड मिला है, कुछ मिला, तो बांग्लादेश में सेलिब्रेट करते थे, एंड वाइसे वर्सा। बांग्लादेश में अगर किसी को कुछ वैसा कोई कल्चरल अवार्ड मिला है, कुछ मिला, तो बंगालीज इन इंडिया यूज्ड टू सेलिब्रेट। सच इज द स्ट्रॉन्ग टाई ऑफ बंगाली ब्रदरहुड, क्योंकि वो उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी रही है। अब देखो अक्रॉस नेशंस वो खुद को दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ बंगाली विद दैट लैंग्वेज, द कल्चर, द फूड एंड सो ऑन। तो इसलिए रिलीजियस डिवाइड कभी उसको ओवरराइड नहीं कर पाई थी। अभी क्या हुआ, जैसे जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो आप देखोगे कि उस समय भी ऐसा कुछ गुस्सा नहीं आया कि शेख हसीना को हटा दिया, लेकिन जब वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, तो द वर्ल्ड या बंगाल स्टार्टेड लुकिंग एट देम सेइंग कि नहीं यार, बंगालीज में ऐसे तो नहीं करते थे पहले कभी, बांग्लादेश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। फिर जब रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे वहां पे उन लोगों ने हमला किया, देन दे सेड कि यार हाउ कैन यू डू दिस एज अ बंगाली, मतलब लीव असाइड रिलीजन, रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे कैसे तुम अटैक कर सकते हो जो बंगाली आइकन है। एंड हेंस आई एम सेइंग, नाउ वो बहुत क्लियर हो रहा है कि एम आई अ बंगाली फर्स्ट और एम आई अ हिंदू फर्स्ट। Now people have started asking that question, right? क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑब्वियस आप जो बोल रहे हो बार बार दिखने लगा है, और यही हो रहा है। अब जैसे ये जो बाबरी मस्जिद वाला इशू आया, उनको क्यों ममता दी ने उनको निष्कासित किया? इसलिए निष्कासित किया क्योंकि अगर नहीं करती तो फिर एक तरह से हो जाता कि यार ये तो हद ही पार हो गई। इतना करने के बाद भी आप उसको रखे हुए हो अपनी पार्टी में, वो बोल रहा है बाबरी मस्जिद बना रहा है, फिर भी रखे हुए हो। तो अगेन वो लिमिट्स क्रॉस हो रही है। ममता दीदी को भी समझ में आ रहा है कि वो लिमिट्स क्रॉस हो रही है। शी इज ट्राइंग टू बैलेंस इट। तो अभी वो क्लोजर टू द इलेक्शंस क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि क्या बंगाली हिंदूज दे स्टार्ट असर्टिंग कि नो, हिंदुइज्म इज आवर आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी हम असर्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखो हमारे साथ मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। या फिर वो अभी भी कहेंगे कि नो, आई एम स्टिल अ बंगाली फर्स्ट। सो दैट्स द फाइट आई वुड से। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोग अवेयर होंगे इस पॉइंट को लेके।
देखते हैं वैसे क्या होता है, मतलब इलेक्शंस हैं, कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे। सर, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं अब जहाँ पे दे आर इन मेजॉरिटी। तो क्या वो पूरा पूरा कैप्चर करने के प्लानिंग में, मतलब कैप्चर अगर कर भी रहे तो वो उनका सेंस है, बट मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि वो किस पर्पज से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमने देखा बांग्लादेश में भी क्या हुआ है, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है ये। क्या यही चीज़ रिपीट हो रहा है वेस्ट बंगाल में? सी बांग्लादेश एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, बंगाल सॉरी, राइट। आप देखेंगे तो नॉर्थ से वो कूच बिहार, जो असम से एकदम, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, राइट। कूच बिहार से आप स्टार्ट करोगे, कूच बिहार के बाद जलपाईगुड़ी, राइट। जलपाईगुड़ी से आप आओगे तो नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, दार्जिलिंग इनफैक्ट बीच में। तो एक ना बहुत लंबा बॉर्डर है। दूसरा पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर इसलिए है क्योंकि इनफैक्ट अभी बीच में फरवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्लियामेंट में, एंड होम मिनिस्ट्री की ओर से अमित शाह ने इनफैक्ट उसका जवाब दिया, और उसमें कहा गया कि करीब 450-500 किलोमीटर जमीन है अभी तक फेंसिंग उसकी बची हुई है। पूरा अगर बॉर्डर आप देखेंगे, आसाम और त्रिपुरा सब कुछ इंक्लूड करके इंडिया के साथ, और वो सारी की सारी मेजरली बंगाल में लाई करती है वो बॉर्डर जो अनफेंस्ड है। और उसका कारण उन्होंने कहा कि वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अगेन एंड अगेन। कुछ उन्होंने नंबर दिया कि हमने 7-8 बार लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी से, करीब 8-10 बार मिल चुके हैं। वो जमीन ही नहीं दे रही है जो फेंस करना है हमें, और जब भी वो फेंसिंग की कोशिश भी होती है तो टीएमसी के कार्यकर्ता आके वहां बदमाशी करने लग रहे हैं। तो एक बहुत 500 किलोमीटर का स्ट्रेच खुला हुआ है जहां पे लोग एक तरह से आते जाते हैं। आप ऐसे भी देखोगे, जब पार्टीशन हुआ था तो जो वेस्ट में पार्टीशन हुआ और जो बंगाल में पार्टीशन हुआ, दोनों में बहुत अंतर था। वेस्ट में जो पार्टीशन हुआ बहुत क्लियर हो गया था कि वी आर डिवाइडेड अलोंग दिस लाइन, और इधर रहना है या उधर रहना है, दिस इज द एंड। ओके, तो जो पीपल डिसाइडेड, ठीक है, 5 दिन 10 दिन बाद 20 दिन बाद उनको पता है वो सामान लेके उधर जा रहे हैं, हम इधर कभी नहीं आने वाले हैं। आप इधर का जब पार्टीशन देखोगे बंगाल का, उसमें हमेशा से कंफ्यूजन रहा कि ये जो बॉर्डर है ये कब फाइनलाइज होगा। तो बहुत वर्षों बाद तक आप देखोगे, इनफैक्ट नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ उसके बाद भी आप देखोगे बंगाल बॉर्डर के दोनों साइड पे बाजारें लगती थी, लोग आते जाते थे, और वो 60s तक चलता रहा। सो वो बॉर्डर एक दिन में फॉर्म नहीं हुआ, बहुत स्लोली फॉर्म हुआ है। तो रिश्तेदारी दोनों तरफ से हो रही है, रह इधर रहे, खेती उधर कर रहे हैं, आपस में शादियां भी होती है उनकी, इनक्लेव्स हैं बहुत सारे। इनक्लेव्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बांग्लादेश कंट्री के अंदर ऐसा एक लैंड पीस है जो इंडिया है, और ऐसा एक नहीं है। इनफैक्ट जब ये गवर्नमेंट आई 2014 में मोदी जी की, उसके बाद इनफैक्ट 17 में इनक्लेव्स एक्सचेंज का किया गया, और ज्यादातर इनक्लेव्स एक्सचेंज कर लिए गए। सो बांग्लादेश में ऐसे, मुझे लगता है, नंबर्स मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहे, कम से कम 20 ऐसे इनक्लेव्स हैं जो मतलब छोटे, आप उनको टापू मान लीजिए, वो एक्चुअली भारत है, इंडियन टापू। और बंगाल में ऐसे मतलब 20 हैं टापू जो बांग्लादेश है एसेंशियली। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो जो टापू है मान लीजिए बांग्लादेश में जो भारत है, उसके भीतर एक टापू है, एक जमीन का टुकड़ा जो बांग्लादेश है, राइट। तो इन सब का क्या होना है? इनक्लेव्स विद इन इनक्लेव्स। तो इनफैक्ट 17 में एक पैक्ट हुआ बांग्लादेश इंडिया के बीच, तो ज्यादातर इनक्लेव्स को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, जो उधर के थे उधर रह गए, इधर के। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो बॉर्डर है ना, वो इतने स्लोली फॉर्म हुआ है कि वो हमेशा से पोरस रह गया है, राइट। और इसीलिए लोग आते जाते रहे, और फिर गवर्नमेंट्स ने कोशिश नहीं की कि उसको फेंस करे, रेस्ट्रिक्ट कर दे एंड सो ऑन। अब हुआ क्या है कि ओवर द ईयर्स, खास करके जब देखिए, जब तक बांग्लादेश प्रॉस्पेरस रहेगा तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। खास करके जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद आप देखेंगे भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वहां लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो गई, वो सेफ्टी की इशू हो गई, इकोनॉमी अब इनके डोलड्रम्स में है, तो बहुत सारे लोग फिर इधर आने लगे। तो मुर्शिदाबाद में आज के डेट में 2/3 इज मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। मालदा में ऑलमोस्ट गॉन टू मेजॉरिटी, दिनाजपुर में वही हाल है, आप नाडिया में आ जाओगे तो वही हाल है, साउथ 24 परगना में अगेन परसेंटेजेस वेरी कर सकते हैं, बट वेरी हेविली मुस्लिम पॉपुलेटेड। पूरा बंगाल देखोगे आप तो आज की डेट में करीब 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे। जो अभी नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें इट मे गो हायर, राइट। उसमें आप घुसपैठ को अकाउंट नहीं कर रहे हो, तो ऑफिशियल नंबर्स हैं। मुझे लग रहा है वैसे क्रॉस है 50। सो अगेन कुड बी एनी नंबर, बट आई एम सेइंग मोर देन 30 डेफिनेटली, राइट। और ये सब्सटैंशियल नंबर है। और जब ये किसी एक पार्टी को वोट देने लगेंगे तो पार्टी तो हमेशा ही जीतेगी, वो तो एकदम फॉरगिवन है। आई एम सेइंग डेंजरस है फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री।
शायद अभी उतना समझ में ना आए। सो फॉर एग्जाम्पल आप ना जहाँ रहते हो तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, ऐसे 10 घुसपैठिए हैं ही तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे घर में आके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेपाली भी बहुत सारे लोग हैं, बट हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये भाई बंधु है हमारे। एग्जैक्टली दिल्ली में तो ये है ना। तो नॉट द प्रॉब्लम इज, लेकिन जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड इन मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा, जिस प्रकार से टारगेट किए गए हिंदूज, ये 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था, आज पॉसिबल है। जो हुमायूं कबीर करने की कोशिश कर रहा है वहां पे मुर्शिदाबाद में, वो करने की कोशिश नहीं कर सकता था 20 साल पहले, आज वो कोशिश कर सकता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स चेंजिंग, जब वो नंबर्स थ्रेशोल्ड पार करते हैं। तो उसी का वेट कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और वो बहुत डेंजरस गेम है। जो भी पॉलिटिशियंस ये गेम खेलते हैं, कि मैं पावर में रहने के लिए, देखिए पावर में रहने के लिए आप 10 गलत चीजें करते हैं, पता है, सब लोग करते हैं, लेकिन जब आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलने लगते हो, इतना खुल के समर्थन करने लगते हो कि कोई बात नहीं, घुसपैठिए चार वोट, सो मुझे लगता है दैट्स अ वेरी डेंजरस गेम। सर अगर मतलब सेंटर अगर चाहे तो क्या सच में बॉर्डर क्रिएट नहीं किया जा सकता? यही प्रॉब्लम है। इतना स्टेट का इन्फ्लुएंस कैसे हो जाएगा कि नेशन, मतलब सेंटर कोई चाहेगा वो काम वहां पे नहीं होगा। एग्जैक्टली। और ये इंटेंशनली कर रहे हैं? क्या होता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस या कुछ भी, देखिए कोई दो लोगों का रिलेशन नहीं है कि हम धक्का मार के हमने कर दिया। इट्स अ वेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, डिफाइंड है चीजें। फॉर एग्जाम्पल लैंड एज अ इशू वो स्टेट लिस्ट में है, तो सेंटर कभी भी कोई सेंट्रल एंटरप्राइज भी अगर लगाना चाहती है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश करना चाहती है, तो जमीन किससे मांगेगी? स्टेट से मांगेगी। स्टेट जब तक नहीं देगी वो कुछ कर नहीं सकती है। वहां जाके ऐसा थोड़ी है कि 100 उसने पैरामिलिट्री उतार दी और जमीन को घेर लिया। कैन नॉट हैपन दैट वे, राइट? दैट्स फ्रिवलस। अगर उसको एयरपोर्ट भी बनाना है तो जमीन कौन देगा? स्टेट देगा। जब तक वो नहीं देगा तो उसमें हो सकते हैं नेगोशिएशंस, उसको थोड़ा पुश किया जाए, यार करो, इसको क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, 4 टर्म्स हो उसमें, बट finally the state has to give, right? Same with border fencing. स्टेट को ही वो जमीन देनी है, स्टेट को ही वो जमीन अक्वायर करनी है। अगर उस पर कोई रह रहा है घुसपैठ, कोई भी अगर इलीगली, कौन हटाएगा उसको? स्टेट हटाएगा। अगर मान लीजिए किसी की वैध जमीन है तो उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? स्टेट देगा, राइट? अब सेंटर क्या कर सकता है? सेंटर ऐसे जाके एक व्यक्ति से झगड़ तो सकता नहीं है, राइट? तो वर्स्ट केस सेंटर क्या कर सकता है कि स्टेट कोऑपरेट ही नहीं कर रहा और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। सो सेंटर के पास फिर एक ही रिजॉर्ट बचता है कि वहां पे फिर वो कहे कि दिस स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेज है, अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इररिपेयरेबल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो हम वहां पे धारा 356 के तहत वहां पे हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे और फिर सरकार वहां, गवर्नर वहां के सर्वे सर्वा और फिर वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप अगर ये करने जाओगे तो फिर वो पूरी दुनिया आप ही के पीछे टूट पड़ेगी कि यार ये तो अनडेमोक्रेटिक है, ये तो तानाशाही है कि राज्य सरकारों को कैसे बर्खास्त कर दिया, चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त कर दिया। पहले होती रही है वैसे, अगर आप देखोगे, एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, इनफैक्ट आप देखो कांग्रेस अलोन, आप देखोगे तो करीब 90 बार, 90 times they have used Article 356 to dismiss state governments. Indira Gandhi alone, while being Prime Minister, used 356 50 times to dismiss state governments. 1980 में जब वो चुनाव होते हैं और वापस से जीतती है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कहती है कि हम वापस से चुनाव जीते हैं केंद्र में इतने भारी बहुमत से, तो जितने राज्यों में जनता पार्टी की सरकार है या क्षेत्रीय दलों की सरकार है, तो उन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया एक तरह से, तो मैं सारे सरकारों को बर्खास्त करती हूँ एक साथ, राइट? बट तो थोड़ा सा अब उसके ना मिसयूजेस अब थोड़ा वो कम हुआ है। और कम से कम एक चीज जो अच्छी हुई है, 2014 के बाद आप देखेंगे कि एक भी बार किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया 356 का यूज करके। तो ये रिकॉर्ड बनाना कोई अच्छी भी बात नहीं है। जहां पे जरूरत लग रहा है, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तब तो शायद मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट कर देना चाहिए फिर ये सब चीजें। मुझे भी लगता है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम का है, सी अगेन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। कई बार ना ऐसे एग्जाम्पल, कई बार ना कोई व्यक्ति, मान लो किसी को आपने चोरी में पकड़ा है ना, तो आपने उसे 2 झापड़ मार दिया, तो आज जो बाजू वाले सब बोले हाँ हाँ ये डिजर्व करता है, ये चोरी के से 2 झापड़ मार दिया, आपने उसे गोली मार दी, फिर लोगों की सहानुभूति उसके साथ होगी और आप विलेन बन चुके होंगे। ये तो होता है ना। सो अगेन अभी तक आप ठीक है, आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम कितना क्रिएट कर रही है स्टेट सरकार, और लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
और उसके ऊपर ही प्रेशर बन रहा है क्योंकि पब्लिकली आप बता रहे हो। द मोमेंट आप उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दोगे ना, तो फिर हो जाएगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो डिक्टेटोरियल है, बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। तो वापस से जो भी सिंपैथी शायद होगी वो आप लूज कर जाओगे। ओके सर, ये ममता बनर्जी कैसे बनी हुई इतने सालों से वहां पे, और उनके हम लोगों ने अलग अलग अवतार देखे, तो कैसे उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है ये? और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इस बार भी चांसेस है वही जीतेंगी, मतलब समहाउ यू सेड दैट। शी हैज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कांग्रेस में रही थी, पहले कांग्रेस में थी एंड शी स्टार्टेड हर पॉलिटिक्स वेरी यंग एज अ स्टूडेंट लीडर। कांग्रेस में रहते हुए शी वाज वेरी वेरी वोकल। आपको इनफैक्ट 94 की घटना है, सीपीएम उस समय सरकार में थी और बहुत स्ट्रॉन्ग सरकारें होती थी सीपीएम की, और वो भी बहुत आयरन हैंड से रूल करते थे। उनकी सरकारों में कोई किसी प्रकार के डिसकंटेंट का कोई उम्मीद नहीं होता था। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कुछ भी कर दे और वो सरकारें बस देखती रह जाए। और उस सरकार में वो राइटर्स बिल्डिंग के सामने धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था, उनको बाल पकड़ के खींचे गए थे वहां से। वो उसके विजुअल्स हैं इनफैक्ट। बाद में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो जिस प्रकार से विरोध करना चाहिए सीपीएम को नहीं कर रही है, और एक प्रकार से उसकी एक अलाई की तरह बन गई है। और देन शी सेड कि आई एम ब्रेकिंग अवे, फॉर्मिंग माय ओन पार्टी। तो उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई, इनफैक्ट आई थिंक 98 के आसपास, राइट। एंड बिकॉज कांग्रेस तब तक वहां पे ना, शी हैड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस ऑफ कांग्रेस। तो जब टीएमसी बनी तो बहुत क्विकली कांग्रेस का ज्यादातर सपोर्ट था वो टीएमसी की तरफ खिसक स्विच गया, हो गया था वो। क्योंकि बहुत और वैसे कोई नेता, पुराने नेता थे कुछ कुछ कांग्रेस के, लेकिन वैसे कोई बहुत स्टॉलवर्ट्स बचे नहीं थे। तो एक तरह से जो पहले कांग्रेस वर्सेस सीपीएम हो रहा था बंगाल में, वो सीपीएम वर्सेस टीएमसी होने लगा, राइट। एंड आई थिंक द टर्निंग पॉइंट केम वेयर इन, आप देखेंगे ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे करीब 23-24 वर्षों तक। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुख्यमंत्री बनते हैं 2001 के आसपास, तब तक भी सीपीएम बहुत अच्छा कर रही थी। उसका एक स्ट्रॉन्ग कैडर था, उसकी एक स्ट्रॉन्ग खुद की आइडियोलॉजी थी कि वर्कर क्लास के लिए, खेतिहर मजदूर के लिए, इनके लिए हम स्टैंड करते हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या इससे बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक नए मोड़ पे जाएगी? जैसे मैं बोल रहा था कि कई बार क्या होता है ना कि जो नेता होते हैं, खास करके जिनमें वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, वो भी राइट टाइम के लिए वेट करते हैं। तो शायद 20 साल पहले, इवन 10 साल पहले आई वुड से, हुमायूं कबीर ने इस प्रकार की कोशिश नहीं की होती, इस प्रकार की बातें शायद नहीं की होती। आज कर सकता है क्योंकि वहां पे मुर्शिदाबाद में स्पेसिफिकली आप देखेंगे 2/3 मुस्लिम आबादी है। उसे पता है कि अगर 1-to-1 की भी कभी नौबत आई तो दे आर मोर इन नंबर्स। उसीलिए मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी देखेंगे आप, मुर्शिदाबाद में दंगे हुए उसका भी वो रीजन है, मालदा में भी आप देखेंगे इस प्रकार की चीजें हो रही है, नाडिया में देख ले, साउथ 24 परगना में देख ले आप। तो ऐसे इनफैक्ट जब अभी वक्फ के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था, आप देखेंगे बंगाल में भी हुआ, कैलकाटा में ब्रिगेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली हुई, और टीएमसी का ही एक विधायक है फरहाद हकीम, राइट, और उसने एक तरह से वो अल्टीमेटम दे दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया कैलकाटा को उस दिन, उसने वक्फ के जो उस दिन विरोध था उस दिन। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक तो संख्या बल अच्छी हो गई है, दूसरा स्टेट का इम्प्लिसिट सपोर्ट है, राइट। अब जब स्टेट का इम्प्लिसिट सपोर्ट दिखने लग रहा है लोगों को, तो फिर हाँ, लोग भी एक प्रकार से फिर रिएक्ट कर रहे हैं कि यार उस समय तक तो ठीक है जब आप कहते हैं कि वो लोग सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, इसलिए अफर्मेटिव एक्शंस के तहत थोड़ा रियायत देना चाहिए, दैट इज फाइन विद अस। लेकिन रिलीजियस कंसेशंस जब आप देने लगोगे तो दूसरा साइड भी फिर नाराज होने लगेगा। इवन दो हो सकता है उतने डिवाउट हिंदूज वो ना हो, लेकिन फिर भी उनको बुरा तो लगेगा है ना किसी भी सेंस में। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हो रहा है इनफैक्ट बंगाल में। क्या होने वाला है फिर ये हिंदू मुस्लिम जो अगर राइट्स भी होते हैं तो क्या किधर जाएगा ये? नहीं, राइट्स आई डोंट थिंक, एक तो अब काफी हद तक क्योंकि विजिबिलिटी बहुत होती है, मीडिया प्रेजेंस बहुत होता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत होता है। तो मुर्शिदाबाद में भी जो हुआ बीच में जब दंगे हुए, तो उसके बाद अब देखिए रिएक्शन कितना स्ट्रांग हुआ अक्रॉस द कंट्री, राइट। एक प्रकार से दूसरे प्रदेशों से लोग बोलने लगे कि हम लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा अगर किसी प्रकार से वहां पे हिंसा चलती रही। वहां पे हमने देखा है ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हिंदुओं के घरों के बाहर वो काला पेंट फेंका गया टू मार्क देयर हाउसेस कि वो घर है जहां पे अटैक करना है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीजें और ज्यादा हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी होगा तो ममता दी को होगा,
क्योंकि उनका जो पूरा इलेक्टोरल बेस है, जो उनका चुनाव है, इसी चीज पर आधारित है कि मुस्लिमों को ये लगना चाहिए कि मैं ममता दी उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती है, उनके लिए सोचती हैं, और साथ ही साथ हिंदुओं को ये नहीं लगना चाहिए कि ममता दी उनके अगेंस्ट है। जिस दिन हिंदुओं को ये लगने लगा कि ममता दी उनके अगेंस्ट है और वो कंसोलिडेट हो गए, तो फिर सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होने वाला तो है। ये ग्राउंड रियलिटी में क्या है? क्या ममता दी हिंदुओं को सपोर्ट कर रही हैं? तो फिर से करो, इतनी वो तलवार की धार पे चल रही है, Thin line. बिकॉज सी छोटी चीजों में सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब हुमायूं कबीर इस प्रकार का अनाउंसमेंट करता है तो उसको पार्टी से निलंबित कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको भी दिखाना है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं करूंगी, राइट? अब वो कब तक ये फाइन बैलेंस पर शी इज एबल टू वॉक कि दोनों तरफ के लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो भी एक तरह से बहुत एक्सट्रीम पे ना जाए, और जो हिंदू कम्युनिटी भी है उसको भी लगे कि ठीक है, जो कंसेशंस दिए जा रहे हैं वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कंसेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे ही वो कंसेशंस बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे, हिंदू कंसोलिडेशन होगा एंड शी विल लूज। वंदे मातरम पे आजकल बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इस बात से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, टीएमसी को या बीजेपी को? करंट डिबेट में ये चल रहा है, राइट? हाँ, वंदे मातरम को 150 साल हो गए, हम्म। राइट? सो 150वीं जयंती मनाई गई वंदे मातरम की अक्रॉस। नाउ मुझे लगता है ये बहुत दुखद है हमारे देश के लिए कि जो देश का राष्ट्रीय गीत है, राइट, उस पे डिबेट करना पड़ रहा है, राइट? व्हाई शुड इट बी डिबेटेड इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? बट क्या हुआ है पिछले कुछ वर्षों में खास करके, कई बार विपक्ष क्या होता है ना, वो किसी पार्टी की विरोध करने में वो कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि वो पार्टी कुछ भी करेगी तो उसका विरोध करने लगते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years, व्हाट आई फील। तो बीजेपी अगर बोलेगी वंदे मातरम गाओ तो बोलेगी नहीं गाएंगे। कई बार वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो समझ में नहीं आता है कि ये बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, फिर हम देशी का विरोध कर दे रहे हैं एक्चुअली, राइट? अगर वो घुसपैठ हटाने की बीजेपी बात करे तो हम विरोध करेंगे। वो बीजेपी नहीं कर रही, ये देश का मुद्दा है कि घुसपैठियां नहीं होने चाहिए यहाँ पे, लीगल जो है। तो वही हुआ है। और वंदे मातरम पे भी आप देखिए पिछले 10 वर्षों में एक प्रकार से कई बार, और इनफैक्ट लिस्ट जारी की गई लोकसभा में, कई बार कई सांसदों ने, विधायकों ने, पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स ने या तो उसे गाने से इनकार कर दिया है, वंदे मातरम के समय खड़ा होने से इनकार कर दिया है, अलग अलग टिप्पणियां आई हैं उस पर कि इसकी क्या जरूरत है, राष्ट्रगान तो अपने पास है ही। तो ये बहुत दुखद है कि उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि अगर एक पक्ष उसको इस प्रकार से डिसरिगार्ड करने की कोशिश कर रहा है खास करके, तो फिर तो स्टैंड लेना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी गाना नहीं है, कोई भी गीत नहीं, किसी व्यक्ति के पसंद का गीत नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रगान है जो सैक्रोसैंक्ट है, राष्ट्रगान है वो तो है, राष्ट्रगीत भी है तो है, उस पर आप डिबेट कैसे कर सकते हैं? उस पर आप नहीं खड़ा क्यों हो सकते? फिर ये सब करा कि नहीं खड़ा हुए तो मेरी स्वतंत्रता है, वो मेरे एक्सप्रेशन ऑफ माई ओन फ्रीडम है, एंड सो ऑन। नो, नॉट एट ऑल। पार्टी लाइन की बात है क्या ये? फिर नॉट एट ऑल। सी, व्हेन यू आर लिविंग इन अ नेशन स्टेट, जब आप एक देश में, एक राष्ट्र में रहते हो, implicitly you're saying I'll try and follow the rules and the norms of this nation state that I'm living within. अगर सबको इस प्रकार से कहने लगे कि मैं नहीं मानता नियम इसके, तो आप देश में अराजकता फैला दोगे। खड़ा होना तो एक छोटी सी बात होगी, कल के लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसियर रूल्स में या जुडिशियल रूल्स में आप लोग ने ये वाला मैं नहीं मानूंगा। इज दैट पॉसिबल? सो, और दूसरा, आप जब जिस देश में रह रहे हो या जिस ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स में रह रहे हो, देयर आर सम इम्प्लिसिट मार्कर्स जो उस देश को जोड़ते हैं। नहीं तो फिर तो हम एनिमल्स की तरह हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है? अंतर यही है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम जब साथ आते हैं तो एक नेशन बनाते हैं, राइट? तो साथ आने के कुछ मार्कर्स कॉमन होते हैं। ऐसे तो बहुत कम ही कॉमनैलिटीज है ना। लेट्स से यहां बैठे हुए एक व्यक्ति में, चेन्नई में बैठे हुए व्यक्ति में क्या कॉमनैलिटी है? हमारा लैंग्वेज भी सेम नहीं है, हमारे स्किन का कलर भी अलग अलग हो सकता है, फीचर्स अलग होंगे, एजुकेशन अलग होगा, हो सकता है शायद ही कुछ सिमिलैरिटीज हो। सिमिलैरिटीज क्या होगी? कल्चरल सिमिलैरिटीज होगी कि वी शेयर अ वेरी प्रीवियस हेरिटेज, बहुत लंबा इतिहास हम शेयर करते हैं। हमारे मार्कर्स क्या होंगे कि जब अशोक का साम्राज्य था तो यहां से वहां तक था, राइट? हमारे मार्कर्स क्या होंगे कि गीता के श्लोकों या कोई भी वेद के श्लोकों में जो मेंशन है वहां इंडियन ओशन से लेके हिमालय तक है, मान लीजिए, ये हमारे मार्कर्स होंगे। राष्ट्रगीत हमारा मार्कर है, राष्ट्रगान हमारा मार्कर है, जो हमारी आजादी की लड़ाई है वो हमारा मार्कर है। ये हम जोड़ते हैं,
राइट। तो अब जब उसको डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं ऐसा कौन सा बड़ा चीज हो गया कि हम खड़े नहीं हुए, हम अगर उसको रिगार्ड नहीं कर रहे, यू आर एसेंशियली ब्रेकिंग द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन। सर मुस्लिम लोग ना वैसे डायरेक्टली कह लो कि वो लोग अपोज करते हैं, और यहाँ पे हिंदू कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, उनको फॉलो करना ही होता है, एंड मुस्लिम्स आर सीधा डिनाई करते हैं वो इन चीज़ों को। उन पे कोई एक्शंस क्यों नहीं होता कभी? मैं आज या कल ही एक वीडियो देख रहा था। सी, बहुत सारी चीज मैं फिर से वही कह रहा हूं, हर बार ना सिर्फ लॉ से आप सब चीजों को टैकल नहीं कर सकते, राइट। तो अब अगर वो खड़ा नहीं हो तो उसे जेल तो नहीं भेज सकते आप, नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन क्या है, एक तो उस व्यक्ति में पहले वो भावना आनी चाहिए, जगानी चाहिए, चाहे हमारे वो कल्चरल, या तो हमारे एजुकेशन के थ्रू जो बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं, या तो जो हमारा कल्चरल इकोसिस्टम है उसके थ्रू, आसपास के लोगों के द्वारा। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, तो और कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें आप देखोगे कि सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान हो रहा है तो कुछ लोग खड़े नहीं हैं, वो बैठे हुए कुछ नहीं, वो लिमिटेड ही लोग हैं, है ना, 2-4 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कई बार वीडियोस आते हैं। कल का मैंने एक देखा है जिसमें राष्ट्रगान के समय या राष्ट्रगीत के समय धुरंधर मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है और कुछ लोग खड़े नहीं थे, एंड द इंटायर हॉल दे ऑब्जेक्टेड टू इट। उन्होंने कहा कि इनको प्लीज यहां से बाहर निकाला जाए, रिस्पेक्टफुली, किसी ने उसमें कोई वायलेंस नहीं किया। जो सिनेमा हॉल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कहा इनको यहां से बाहर निकाला जाए, इनके साथ हम मूवी ये नहीं देख सकते, एंड ही वाज देन आस्क्ड टू लीव दैट प्लेस। दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर। यार आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जो जिस देश में रहते हो, अगर आप उसके बेसिक ये नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सकते हो, जिसमें कोई इनकन्वीनियंस भी नहीं है, वो लोग फील ही नहीं करते ना कि वो इंडियंस हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो अगेन, दो चीजें, मुझे लगता है कि आप एक तो बाई बर्थ इंडियन हो, पहला। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर नेशंस इन द वर्ल्ड, राइट, जहां पे रिलीजन की हर किसी को एकदम छूट है एक प्रकार से, कभी रिलीजन के बेसिस पे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई प्रेशर है, एंड सो ऑन। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ किस रिलीजन से आते हो, आप किस एथनिक ग्रुप से आते हो, देश के किस भाग से आते हो, एक तो भाई बर्थ आप इंडियन हो, जो भी आप फैसिलिटीज अवेल कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पल रहे हो, हर कुछ आपका इंडियन है, आपका पूरा लीनिएज इंडियन है, आपकी हजारों साल की लीनिएज होगी। हो सकते हैं उनके रिलीजन्स अलग होंगे, लेकिन वो हजारों साल का लीनिएज भी कहां से है, वो इसी मदरलैंड से है, राइट। सो अगेन इट्स सैड अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं उसको, तो और मुझे लगता है फिर वो किसी और का नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं। जो व्यक्ति, सो अगर आप और मैं किसी एक जगह पे हैं और मेरे में ये फीलिंग आ जाए कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, तो किसी और का नुकसान नहीं करूंगा, मैं ही हमेशा वो ट्रॉमा में रहूंगा, आई डोंट बिलोंग हियर। क्या ममता मुस्लिम वोट्स को एक साथ लाना चाहती हैं, या बीजेपी चाहती है हिंदू वोट्स पूरा उनके साथ जाए? नहीं, सो अगेन डिपेंड्स। अभी तक अगर आप वोटिंग पैटर्न्स देखेंगे तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है लार्जली वो टीएमसी के लिए वोट करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स टीएमसी के लिए वोट करते हैं ये भी सच नहीं है। लार्ज सेक्शन ऑफ हिंदूज आल्सो वोट फॉर टीएमसी। जो लास्ट इलेक्शंस में उनका वोट परसेंटेज था वो 48% था, 48%। तो अगर 48% लोगों ने वोट किया तो हिंदूज ने भी वोट किया है, राइट। एंड हेंस मैं वही कह रहा हूं, वो बड़ा फाइन बैलेंस है। उन हिंदूज को जब तक लगते रहेगा कि ऐसा कोई बहुत एक्सट्रीम कदम नहीं ले रही है ममता, शी इज जस्ट बीइंग मोर, मे बी स्लाइटली मोर काइंडर टू देम, थोड़ा ज्यादा कर रही है, तब तक एक सेक्शन ऑफ हिंदूज उनको वोट देते रहेंगे। और जब तक थोड़ा हिंदू वोट्स भी मिलते रहेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स वोट मिलते रहेंगे, वो सेफ है, वो पावर में है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि वो जो बचे खुचे हिंदूज भी हैं उनको लगने लगेगा कि नहीं, इनका जो मुस्लिम प्रेम है बहुत ज्यादा हद तक चला गया है, ये अति हो गया है, अब तब उनके लिए खतरा हो जाएगा। अगर हिंदूज कंसोलिडेट हो गए एक साथ, और अभी अगर आप देखेंगे बंगाल में इट्स अ वेरी बाइपोलर फाइट। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, कांग्रेस ऑलमोस्ट ऐसे भी खत्म ही थी पहले से। इट्स अ टीएमसी वर्सेस बीजेपी, राइट। तो अगर वो कंसोलिडेशन हो गया तो एनी डे टीएमसी विल लूज एंड बीजेपी विल विन। बिहार में इलेक्शन दो गठबंधनों के बीच में हुआ था, लेकिन बंगाल में सारी पार्टीज अलग अलग लड़ रही हैं। तो बंगाल में इस बार वोट का पैटर्न कैसा रहेगा? सो वही बंगाल में, जैसे बिहार में मल्टी पार्टीज है, राइट। दोनों तरफ आप गठबंधन में देखेंगे 5 पार्टीज थी, है ना, एक दो छोटी पार्टियां भी अलग अलग, AIMIM अलग लड़ रही है, प्रशांत किशोर अलग लड़ रहे हैं, सो ऑन, बसपा अलग लड़ रही है। टीएमसी में
बंगाल में क्या है, इट्स ऑलमोस्ट अ बाइपोलर फाइट, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, सीपीएम थोड़ा सा जो भी है, कांग्रेस थोड़ा सा जो भी है, राइट। अब बाइपोलर फाइट में अगेन दूसरा, बिहार में आप देखेंगे तो बहुत कास्ट लाइंस पे बहुत वोटिंग होती है, राइट। और ज्यादातर जो आप पार्टीज भी छोटी वाली देखेंगे, देर कास्ट बेस्ड पार्टीज। तो मांझी जी की पार्टी है, उसे जो मुसहर जाति के लोग हैं वो उसे अपनी पार्टी मानते हैं ज्यादातर। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उसमें जो कोयरी हैं, जो कुशवाहा है वहाँ के, वो उसको अपनी पार्टी मानते हैं। सेम विद चिराग पासवान उसको, सेम विद मुकेश साहनी, साहनीज के वो मल्लाहों का वो वोट है वहाँ पे। तो ज्यादातर कास्ट बेस्ड पार्टीज है, जो छोटी वाली आपको पार्टीज दिखेगी। बंगाल में कास्ट बेस्ड पार्टीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि कास्ट लाइंस पे बहुत वोटिंग नहीं होती है। इनफैक्ट जैसे बिहार में, यूपी में आप देखेंगे हमेशा कंसोलिडेशन होगा। बहुत बार नेता कंसोलिडेशन की कोशिश करते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, फॉरवर्ड कास्ट वर्सेस बैकवर्ड कास्ट, वो बंगाल में नहीं होता है। इनफैक्ट ममता बनर्जी कम्स फ्रॉम अ ब्राह्मण कास्ट, लेकिन कभी उस प्रकार का कभी कोई नैरेटिव ही नहीं बना आज तक बंगाल में, राइट, बिकॉज वो कास्ट लाइंस पे वोटिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगेन प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्राइमरी आइडेंटिटी में भी यूपी बिहार में कास्ट होगा, वहां पे बंगाली अस्मिता आ जाएगी, राइट। तो जब तक बंगाली अस्मिता की प्राइमरी आइडेंटिटी है, एंड हेंस आप जो उनके नारे भी देखेंगे ममता बनर्जी के, वो जो मां माटी मानुष का नारा है, राइट, दैट इज टू एलिसिट दैट बंगाली प्राइड। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट पिछले 1 वर्ष से कोशिश हो रही है कि टीएमसी के सांसद बोलने लगे कि हम संसद में बंगाली में बोलेंगे। इट्स नॉट विदाउट डिजाइन, वो जानबूझकर टू शो कि वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज, राइट। तो वो बंगाली में बोलने लगेंगे। अभी जैसे आप जो वंदे मातरम पे भी बहस हो रही थी, तो जब प्रधानमंत्री जी ने बंकिम दा कह दिया, तो जो सांसद, नहीं बंकिम दा क्यों कह दिया, बंकिम बाबू कहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज टू से कि आप बंगाली कल्चर को नहीं समझते उतने अच्छे से, राइट। इट्स आवर कल्चर एंड वी आर द ट्रू कस्टोडियंस। तो हम बता रहे हैं कि क्या उनको बोल सकते हो आप, राइट। तो वही है कि वो बंगाली प्राइड कल्चर को वो they want to show कि we are the custodians and hence vote for us. They'll generally try and project कि बीजेपी जो है वो बाहर की पार्टी है, वो बंगालीज की पार्टी नहीं है, तो नहीं समझेंगे हमारे कल्चर को। तो वो हमेशा वो बोलेंगे कि देखो वो कल्चर तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर देंगे जब आएंगे, तो हम जो हैं वो कल्चरली यहाँ के हैं, तो एंड हेंस वोट फॉर अस। तो इस गैप को फिल करने के लिए बीजेपी कुछ कर रहा है वहां पे? बिल्कुल कर रही है। अगर वो गैप फिल नहीं होता तो 2014 का वोट प्रतिशत देखिए, बीजेपी 0 से स्टार्ट होके इनफैक्ट पिछले इलेक्शंस में 38% वोट शेयर था बीजेपी का। इतना तेजी से राइज किसी पार्टी का अगर एक स्टेट में हुआ है, दैट इज बिकॉज बहुत सारे लोकल लीडर्स को वहां पे इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट शुभेंदु अधिकारी अगर आप देखेंगे तो किस में थे पहले, वो टीएमसी में थे, ममता के ऑलमोस्ट राइट हैंड मैन थे। पिछले इलेक्शन में उन्होंने ममता बनर्जी को ही नंदीग्राम से लड़के हराया, राइट, बीजेपी से। सो देयर आर लीडर्स जिनको कोऑप्ट किया जा रहा है। जो भी लीडर्स हैं वो बंगालीज ही हैं वहां के ना, कोई बाहर से तो आके लीडर बना नहीं है। तो भले वो नैरेटिव हो, लेकिन अगेन एज अ पार्टी ऑल्सो बीजेपी बिलीव्स इन कैडर, राइट, जमीन पे जाके काम करने का। तो मुझे लगता है पिछले 5-7 वर्षों में वो काम हुआ है। अब आप देख पाते हैं कि जमीन पर बहुत हद तक आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे बीजेपी के। कई बार हो सकता है डर के मारे बोल ना पाए, क्योंकि वो वहां पे उतना वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस, लेकिन आपको कार्यकर्ता मिल जरूर जाएंगे कहीं भी आप जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दैट विल रीप सम बेनिफिट्स। अगर बीजेपी के हिंदू वोट में कमी आएगी तो ये कौन करेगा, टीएमसी, कांग्रेस या लेफ्ट? और अगर ममता के मुस्लिम वोटर्स में कमी आएगी तो वो कौन करेगा? नहीं, सो अगेन लेफ्ट और कांग्रेस दे आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स इन बंगाल, और इस बार मुझे लगता है और छोटे हो जाएंगे वो, क्योंकि अगेन जब ऐसा बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है ना, तो लोग अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते। वो एक जिसमें ज्यादा बिलीव करते हैं उसके साथ खड़ा रहना चाहेंगे। सो इवन फॉर मुस्लिम्स, उनको लगेगा यार कांग्रेस को या सीपीएम को, कांग्रेस को, जैसे अदरवाइज मुस्लिम्स वोट फॉर कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, राइट, लेकिन उनको लगेगा यार बंगाल में कुछ करने वाले नहीं, इनको वोट देना मेरा वोट की बर्बादी होगी, तो अगर वोट ही देना तो टीएमसी को दो यहाँ पे, राइट। सो जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तो ये जो छोटी पार्टियां जैसी होती है वो जनरली लूज आउट ही करती है, और मेरे ख्याल से सीपीएम कांग्रेस और ज्यादा लूज आउट करेगी इस बार। वो बहुत क्लियरली हेड ऑन फाइट होगा बीजेपी टीएमसी में। उसमें जब फाइट होगा तो उसमें अगेन मेरा वही सबमिशन है कि जब इलेक्शंस क्लोज आने लगेंगे तो जो हिंदूज हैं वो कितना कंसोलिडेट होता है, ये बड़ा सवाल है, राइट। उनको कितना स्ट्रांगली लगने लगता है कि ठीक है बंगाली कल्चर तो अच्छी बात है, लेकिन बंगाली कल्चर को बार बार बता के
हमसे जो वोट लिया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, उससे फिर हमारा ही नुकसान हो रहा है एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजन। वो जब लगने लगेगा तो दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग मोर टू बीजेपी। बिहार में भी ये चीज़ बोला जा रहा था कि इस बार वोट कास्ट के बेस पे नहीं हुआ है, शायद नैरेटिव कुछ चेंज हुआ है, ऐसा था क्या? आई डोंट थिंक सो। सी, इलेक्शन में नए नए मुद्दे आए थे, ऐसा मैं मानता हूं कि पलायन का मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया, इन चीजों पे बात हुई। लेकिन अभी भी जो मेजर वोटिंग होती है बिहार में वो कास्ट लाइंस पे होती है, इस बार भी हुई है। अच्छा। आप इलेक्टोरल कॉम्बिनेशंस में देख लीजिए ना कि जो एनडीए का कॉम्बिनेशन था कास्ट अरिथमेटिक का, उसके कारण बहुत एडवांटेज हुआ। आप लोकल कैंडिडेट्स को देख लीजिए, उनको बहुत स्ट्रांगली उनके कास्ट के लोग वोट करते हैं अभी भी, रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, राइट। तो थोड़ा बहुत ठीक है वो नैरेटिव और कॉन्वर्सेशंस में आया, लेकिन जब, और क्या होता है ना, देखिए वोटिंग एक बहुत इमोशनल प्रोसेस है, इट्स नॉट अ लॉजिकल प्रोसेस, राइट। इतना आप एनालाइज करके वोट नहीं देते हो। कई बार आप किसी को वोट देते हो तो उसका चेहरा अच्छा लगता है आपको, है ना। कई बार वोट देते हो, पार्टी चिन्ह भी होता है ना। कई बार वोट देते हो यार बोलता अच्छा है बड़ा बंदा, है ना। कई बार वोट दे दोगे कि यार दूसरा वाला तो चोर है, इसी को दे देते हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस, और ऐसे इलॉजिकल रीजंस होते हैं वोट करने के। तो अंत में जब वोटिंग का दिन भी आता है ना, हेंस जैसे वो प्रशांत किशोर वाला आपने सवाल पूछा था, तो वोटिंग के पहले तक खूब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसने शिक्षा की बात की है, कि वो की है, कि वो की, लेकिन जब वोट देने फाइनली जा रहे होते हैं ना, देन देयर प्राइम इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर। जो प्राइम इंस्टिंक्ट, मुझे लगता है उस प्राइम इंस्टिंक्ट में कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। अंत में चाहे कुछ भी होगा ना, जो बटन दबाने जा रहे हैं तो लगेगा यार अपनी जात वाले को दे देते हैं, एंड दैट फैक्टर इज स्टिल वेरी स्ट्रांग इन बिहार। इस बार के विधानसभा इलेक्शन में बिहार में एआईएमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या बंगाल के सीमांचल वाले इलाकों में ममता बनर्जी को एआईएमआईएम डैम्प करेगा? सो बिहार में जो सीमांचल वाला इलाका है, जो कोसी सीमांचल वाला, वहां पे एआईएमआईएम ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 6 सीटें जीती। सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पे। किशनगंज में आप देखेंगे करीब मुझे लगता है 55-60% वहां पे मुसलमानों की आबादी, तो वहां पे इफेक्टिव हो जाता है। दूसरा, मुझे लगता है इस बार क्या हुआ कि शायद वो लोग आरजेडी को वोट दे देते, क्योंकि पिछले बार जब एआईएमआईएम 5 सीटें जीत के आई, उसमें से 4 विधायक जाके आरजेडी में ज्वाइन कर लिए। तो जनरली एक नैरेटिव बन रहा था कि इसको क्यों वोट देना, जब फाइनली आरजेडी में ही ज्वाइन करना है तो उसी को वोट दे दो। लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने मुकेश सहनी को जब घोषित किया डिप्टी सीएम उम्मीदवार, और जो फिर एक नैरेटिव बना कि इसको तुमने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, जबकि इसके जाति की आबादी 2.5% है बिहार में, हमारी 18% है, हमारा तुमने डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया। और आप देखेंगे ओवैसी ने अपने भाषणों में इसको बहुत बार बार यूज किया कि देखो ये बार बार कहते तो हैं कि हम तुम्हारी पार्टी हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, डिप्टी सीएम घोषित करने की जब बारी आई तो इनके मुंह से तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, राइट। तो मुझे लगता है फिर से वो पोलराइजेशन हुआ कि ठीक है, वो हमारा वोट तो हमेशा से लेते रहे, लेकिन कभी हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने ओवैसी है, right? And hence they voted for him. Vis-a-vis, let's say बंगाल में मुझे उनका असर उतना ज्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि टीएमसी अभी तक बहुत स्ट्रांगली मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां पे सपोर्ट करते आई है ना। आप पूरा एसआईआर का मुद्दा देख ले, वक्फ का मुद्दा देख ले, जब सीए आया था, एनआरसी आया था, तब का मुद्दा देख ले। तो एक तो कॉन्फिडेंस अभी भी मुस्लिम्स का है ममता में, आपको मानना पड़ेगा। और दूसरा, दे ऑल्सो वोट स्मार्टली। उनको पता है कि अगर हम टीएमसी को नहीं वोट करके यहाँ पे एआईएमआईएम को वोट देने लगेंगे तो हम उसको नुकसान करेंगे टीएमसी को, तो कंसोलिडेट करके वोट देना चाहेंगे कभी भी, राइट। अभी तक मुझे लगता है कि अनलेस टीएमसी कोई गलती करे, टीएमसी को अपनी पार्टी मानते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और एआईएमआईएम बहुत ज्यादा वहां पे डेंट टीएमसी को नहीं कर पाएगी। लेकिन मुस्लिम्स जहां पे हैं वहां पे एआईएमआईएम है ना। लेकिन अगेन मैं वही कह रहा हूं, सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो कंपैरिजंस उनके पास है वहां पे, मैं वही कह रहा हूं, जैसे उनको लगने लगा कि आरजेडी जो है वो हमारे वोट तो लेती है लेकिन हमारी अपनी पार्टी नहीं है, तो उन्होंने वोट किया उसको, राइट। अंडरस्टैंड दिस। जहां कहीं भी उनको लगेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है ऑलरेडी हमारे बारे में सोचती है सफिशिएंट, और इसी का सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे इस चीज का कि एआईएमआईएम आती है उसको भी वोट देकर देख लेते हैं। उनको पता है कि अगर वो रिस्क लेने जाए, उसने वोट काट दिया 4 सीटों पे, 10 सीटों पे, तो टीएमसी को नुकसान होगा जो एक्चुअली हमारी पार्टी है। सो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस। नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। क्या बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है इस बार? है ना। देखिए, बंगाल का इतिहास देखेंगे, बंगाल
आज़ादी के समय 60 तक, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60-65 तक, बंगाल वॉज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री, Right. मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, राइट। इनफैक्ट उस समय के जितने हैवी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे सारे कैलकाटा बेस्ड थे, राइट। सर वो तो सेंटर ही था, कैपिटल था हमारा वो। और फिर कम्युनिस्ट रूल में जो भी स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और एक एक्सेसिव वर्कर राइट्स और एंटी, एक प्रकार से आप समझ लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर चला, उसके कारण जो भी हाल हुआ 2011, इनफैक्ट ममता बनर्जी भी उसका पार्ट थी। सिंगूर और नंदीग्राम में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कोशिश की कि थोड़े तो इंडस्ट्रीज आ जाए, टाटा वाले सिंगूर में आए, जब नंदीग्राम में सलीम ग्रुप आ रहा था इंडोनेशिया वाला, उसका विरोध करके ही ममता सत्ता में आई। इनफैक्ट सबसे बड़ा वो मूवमेंट वही था। और ममता भी जब सत्ता में आई उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मानना पड़ेगा आपको, लेकिन जो पूरा इंडस्ट्रीज वाला सेगमेंट है वो अभी भी वैसे ही स्टैग्नेंट है। कैलकाटा, बाकी बंगाल तो आप छोड़ दीजिए, कैलकाटा भी एज अ हब इंडस्ट्रीज का डेवलप नहीं हो पाया है। वहां पे थोड़े से भी वैल्यू एडिशन जॉब्स के लिए आपको दूसरे शहरों में मूव करना पड़ता है। एंड बंगालीज आर वेरी अवर्स टू माइग्रेशन। बंगालीज माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं। वो कल्चरली बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। उनको 10 पैसे कम भी मिलेंगे तो कलकत्ता में नौकरी करना चाहेंगे। बहुत सारे मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं। तो उस सेंस में आप देखेंगे तो बंगाल, जो एक बात होती थी कि ठीक है हम इसको अपने पुराने इतिहास में ले जाएंगे, वो उस फेज में ले जाएंगे जहां बंगाल एक तरह से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब होता था, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है ना। उसका रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। इवन इफ पीपल सी ना कि कोई बात नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन वो रास्ते पे हम चल पड़े हैं, वो भी नहीं हुआ है। दूसरा, जो एक पॉलिटिकल करप्शन एंड वायलेंस है जो पहले सीपीएम करती थी, बहुत स्ट्रांगली करती थी, कि बेसिकली पार्टी ही सरकार चलाती थी पहले सीपीएम, और सीपीएम का मॉडल ही वही है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे गली मोहल्लों में, उनकी वहां लोकल कमिटीज होंगी, एक प्रकार से वो अघोषित सरकार है वहां पे। अगर कोई पार्टी का सचिव है एक छोटे से गली मोहल्ले में, वो अगर पुलिस थाने में फोन करेगा तो थाना उसको सरकार का आदेश मानेगी। पार्टी ही सरकार चलाती थी। जब टीएमसी भी आई तो उसने ऑलमोस्ट इसी मॉडल को रेप्लिकेट कर लिया। सेम टीएमसी के कार्यकर्ता जो अब हैं वो एक प्रकार से सरकार चलाते हैं। तो चाहे थानों में, बीडीओ सीओ कार्यालय में, जब सीपीएम थी तो क्या होता था, मान लीजिए आप कहीं घर बना रहे हैं एक किसी लोकेलिटी में, तो वहां की जो लोकल पार्टी कमेटी होगी उसको एक प्रकार से आपको टेसिट अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर लोकल कमेटी बोलोगी कि आप इसी से बालू लोगे, इसी से ईटा लोगे, इसी से छड़ लोगे, इस रेट पे लोगे, राइट। उससे जो पैसे कमाएगा फिर उसी से वो पार्टी में थोड़े बहुत फंड्स देंगे। दैट्स द मॉडल दे यूज्ड टू वर्क। टीएमसी ने सेम मॉडल अपना लिया, राइट। उसके जो लोकल कमिटीज हैं, आप अगर कहीं भी आज कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो कट मनी उनको चाहिए, राइट। उन्हीं के लोगों से आपको सामान लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जाके सामान लेके आए एंड यू कैन वर्क। कल को जो सीपीएम कार्यकर्ता दूसरे लोगों को प्रताड़ित करते थे, इस प्रकार का कुछ भी हो तो वायलेंस करते थे, वो कौसी जजेस होते थे एक प्रकार से अपने सोसाइटी में। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वो सुलझा देते थे वहां पार्टी ऑफिसेज में। टीएमसी सेम करती है आज की डेट। जितना पॉलिटिकल वायलेंस सीपीएम करता था दूसरे पार्टी के कैडर्स पे, आज टीएमसी करती है, राइट। तो शुरुआत में तो ठीक है, वो सीपीएम से सब एकदम विरोधी थे तो टीएमसी को वोट दिया, शुरुआत में देखा। लेकिन अब वो भी देखते हैं कि ये भी उसी रास्ते पे है, इसका भी पॉलिटिकल वायलेंस उतना ही ज्यादा है जितना सीपीएम का था, जिसका ये विरोध करते थे। पंचायत इलेक्शंस में आज सबसे ज्यादा अगर कहीं भी वायलेंस होता है पूरे देश में तो बंगाल में होता है, राइट। तो इसलिए भी मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो भी प्रताड़ित हैं टीएमसी से, सारे बीजेपी की तरफ मूव किए हैं। जो सीपीएम के भी लोग थे उनको दिखने लगा कि सीपीएम कमजोर होते जा रही है, तो सब के सब बीजेपी में शिफ्ट हो गए ऑलमोस्ट, और इसलिए अब वो पूरा बाइपोलर हो गया। तो एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल है वहां पे। सर, सुनने में ये चीज आया है कि इस बार आरएसएस जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है बंगाल के अंदर। इसका कुछ इम्पैक्ट देखा जाएगा क्या? सी, दोनों में बहुत अंतर है। आरएसएस ना, आप देखेंगे और भी जो भी अनुसांगिक संगठन बोलते हैं, वो राउंड द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शंस उसके अपने काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं सुबह में, जहां पे आप नॉर्मल मॉर्निंग, वो एक रूटीन है, हर जगह चलता हुआ है। वो हर जगह चलती है, चाहे कि इलेक्शन हो ना हो, वो 100 वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो उनका एक जनरल कार्यक्रम क्या होता है कि वो सतत चलता रहे। वो लोग विचारधारा से जुड़ेंगे तो बाद में पार्टियां का जीतना तो अपने आप हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि विचारधारा से जुड़े। वो अगर सुबह शाखा में आ रहे हैं, अगर ऐसी चर्चाओं में आ रहे हैं, वो जो हमारी
एक तरह से विचारधारा है, मान लीजिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, है ना, जो हिंदुत्ववाद की, जो कल्चरल हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, तो उस प्रकार से जोड़ने का प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि वो जितना ज्यादा ऑलरेडी होता जाता है, विचारधारा से लोग जुड़ेंगे तो लास्ट में जाके वोट तो दे ही देंगे आपको। सो दैट्स अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से बहुत स्पेसिफिक इलेक्शंस के लिए किया जा रहा होगा। टारगेट तो मुझे लग रहा है कि वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि उन्होंने हर जगह जीत लिया है। दिल्ली एक बहुत बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए, वो भी जीत लिया। बिहार में भी अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, तो अब नेक्स्ट वही है। और बीजेपी तो हमेशा बैक होता है आरएसएस से, तो मुझे लग रहा है आरएसएस करेगा बहुत ज़्यादा कुछ। देखते बाकी क्या होता है। बंगाल में जो ये डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं वो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बट क्या इसको मोनेटाइज वो लोग कर पाएंगे, वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे बीजेपी? देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए तो ये बड़ा मुद्दा है, सच में है, लेकिन क्या ये सच में मतलब वोट परसेंटेज में कुछ इंक्रीमेंट आएगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे पहले आप देखेंगे ना, तो जब ममता उभर कर आ रही थी नेता के तौर पर, तो वो एक तरह से सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीपीएम थी। सीपीएम ने उनको, सीपीएम के लोगों ने, इनफैक्ट पुलिस ने, कहते हैं ज्योति बसु के ऑर्डर्स पे बाल पकड़ के राइटर्स बिल्डिंग में घसीट के उनको वहां से निकाला। जब सिंगूर में, नंदीग्राम में जब वायलेंस स्टार्ट हुआ तो 26 दिनों की भूख हड़ताल पे बैठी थी ममता इनफैक्ट। तो सीपीएम का जितना भी ना एक प्रकार से वो वायलेंस था, उसका दमन था, उसके एक प्रकार से वो नेता के तौर पर उभरी उसके अगेंस्ट। बट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 15 ईयर्स 14 ईयर्स कि ममता के कार्यकर्ता भी अब ऑलमोस्ट वही कर रहे हैं जो सीपीएम वाले करते थे। तो अब लोग ना कई बार अब क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि कहीं पे जब आप जाति करते हो तो हो सकता है लोग आपका विरोध ना कर पाए क्योंकि उतने ताकतवर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसके खिलाफ आपको गुस्सा रहेगा। तो कई बार ऐसे आप देखेंगे, ऐसे लीडर्स हैं, बहुत पावरफुल लीडर्स हैं, सांसद है, विधायक है, और वो बहुत उनकी बोलने की शैली बहुत खराब है। हो सकता है कोई सामने में उनको कुछ ना बोले, लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी तो उनको हरवा देंगे लोग। हाँ। तो बहुत सारे से लोग हैं, फैमिलीज हैं या गांव हैं, जिनको लगता है कि ये हिंसा जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा अति हो रहा है। तो अंदर ही अंदर वो फिर आप हीरो नहीं रहते ना, क्योंकि पहले आप अंडरडॉग्स के हीरो थे, जो प्रताड़ित लोगों के हीरो थे, जिस पर सीपीएम दमन कर रही है। अब आप खुद सत्ता में हो, तो अब आप तो अंडरडॉग हो नहीं किसी भी हाल में। तो इसीलिए वैसे लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं और जो दिख रहे हैं कि स्टेट का दमन हो रहा है, वैसे बहुत सारे लोगों की सिंपैथी आएगी ऑपोजिट साइड पे, और ऑपोजिट साइड पे बीजेपी है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल वायलेंस का उनको लॉन्ग टर्म नुकसान होना ही होना है। सर, लेकिन आप देखो ना कि जिन लोगों ने भी क्राइम किया वहाँ पे, वो हमेशा ममता से बैक्ड है। वो रेप वाला केस आपको याद ही होगा, हॉस्पिटल में जो हुआ है, वहाँ पे भी जो सामने निकल के आया डॉक्टर्स का वही सीन था सारा। तो वो इतना खुल के कैसे उनको सपोर्ट कर देती है, मुझे तो सच में समझ में नहीं आता ये चीज़। और उनको क्या डर नहीं लगता? सो व्हाट हैपेंस इज, सी, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हो, और इंडिया की पॉलिटिक्स की ये थोड़ी सी या ऑल ओवर, जिन लोगों को आप लेके आते हो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड शायद सबसे डिजायरेबल नहीं होते, राइट? कोई जमीन माफिया होगा, कोई कोयला माफिया होगा, कोई somebody would have some other background, कोई पैसे ने कमाए होंगे किसी तरीके से। अब क्या होता है, जब सत्ता में आप आते रहते हो तो इतने डेस्परेट होते हो सत्ता में आने के लिए कि इनमें से किसी व्यक्ति का समर्थन लेने में आपको कोई हिचक नहीं होती है, राइट? लेकिन कई बार जब आप सत्ता में आ जाते हो, अब यही लोग आपसे रिटर्न्स मांगते हैं, फेवर्स मांगते हैं, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड यू। तब क्लासिक डिलेमा आता है। अब उस व्यक्ति ने अगर कुछ कह दिया तो आप सपोर्ट करोगे या प्रोटेस्ट करोगे, उसको रखोगे या उसको भगाओगे। कई बार आपके होता ही है ना कि कई बार हम छोटे मॉन्स्टर क्रिएट करते, लगता है अच्छा ये तो छोटा सा मॉन्स्टर, इसको तो मैं हाथ में पकड़ के रख लूंगा, लेकिन जब वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता अब इसको कंट्रोल कैसे करें। और जैसे हुमायूं कबीर इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट? शुरू में लगा अगर क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो भी अपनी पार्टी के अंदर का बंदा ज्यादा करेगा तो निष्कासित कर देंगे, फिर इसकी क्या हैसियत रहेगी, टीएमसी के बल पे चुनाव जीतता है। आज के दिन में उस व्यक्ति की इंडिविजुअल सपोर्ट देख लीजिए कितनी खतरनाक हो गई वहां पे। बहुत अच्छा बना लिया है। अब वो टीएमसी को चैलेंज कर रहा है, उस एरिया के जितने मुस्लिम है उसके साथ खड़े हो गए हैं। अब टीएमसी को समझ में नहीं आ रहा उसको हैंडल कैसे करें, तो उसने एक हड़बड़ में स्टेप लिया कि उसको निलंबित कर देते हैं। ऐसे ही जितने भी पावरफुल लोग होंगे। और दूसरा, कई बार ये पार्टीज ये देखते हुए भी कि ये हार्मफुल है, उसके सपोर्ट की जरूरत भी है। इसमें से कुछ लोग उसके बहुत स्ट्रांग फंडर्स होंगे, कुछ लोगों की जमीन पे पकड़ बहुत जबरदस्त होगी, तो अब चुनाव भी जीतना है।
तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस अगेंस्ट, और इसलिए जैसे आरजी कर वाला भी जो इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ उनको, ममता दी को, राइट, क्योंकि एज अ विमेन, मतलब बाकी तो और कोई भी, और एज अ विमेन जो आप बोलती हो और उतनी सादगी में रह रही हो, आप बोल रही हो कि मैं दमन से निकल कर आई हूं, मेरे ऊपर लोगों ने अत्याचार किया है, और जब आपको मौका मिलता है ऐसे केस में ये दिखाने का कि इससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, तो आपने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, तो उससे भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो फंडेड थे वहां से, होता ही होगा ये। बिल्कुल, उसका नुकसान होगा। बंगाल में जो ये डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं वो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बट क्या इसको मोनेटाइज वो लोग कर पाएंगे, वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे बीजेपी? होगा ना, और मुद्दा है, क्योंकि आप सिंपल सेंसस देखिए, 1951 का सेंसस देखिए और लास्ट 2011 का सेंसस देखिए, जो मुस्लिम प्रोपोर्शन है बंगाल में उसमें बहुत बेतहाशा वृद्धि आई है, और उसका एक ही एक्सप्लेनेबल रीजन है कि बाहर से कुछ लोग आए होंगे, तभी वो प्रोपोर्शन इतना ज्यादा इंक्रीज किया है। अब जब आप SIR, CAA, NRC ऐसा कोई भी एक्सरसाइज करते हैं बेसिकली टू आइडेंटिफाई, जैसे NRC भी क्या था बेसिकली कि नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन हमारे नागरिक है कौन नहीं है, और जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो जो नहीं है नागरिक, फिर हम कोई एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, उनको शायद उनके देश भेजे, डिटेंशन कैंप्स में रखे, जो भी कुछ, या यहाँ पे रहने पर भी उनको जो नागरिकों के अधिकार है वो ना दिए जाए, वो डिसीजंस बाद के हैं, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो करें। सेम विद जो अभी SIR चल रहा है, क्या कि अगर आप नागरिक ही नहीं है यहाँ के तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं हो सकता। सो लेट्स सिंपली आइडेंटिफाई कि आप यहाँ के रहने वाले हो कि नहीं हो, आप अगर यहीं रहते हो तो बेसिकली आप बता दो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, आसपास के मुखिया का एक वैलिडेशन होगा, कुछ तो होगा आपके पास। मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये, क्योंकि कई बार जब ये अनचेक्ड हो जाता है, कई बार आपको छोटे वॉल्यूम्स में समझ में नहीं आता, चाहे 10 लोग 10 घुसपैठी आ गए, 50 आ गए, 100 आ गए, क्या फर्क पड़ जाएगा। यूरोप में यही हुआ, देख लीजिए आप, जब इराक सीरिया वॉर हुआ और यूरोप के कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम रिफ्यूजीज लेंगे, अब उस वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। जर्मनी ने कहा हम सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज लेंगे, जर्मनी रिफ्यूजीज लिए, फ्रांस ने लिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने लिए, पोलैंड ने कहा हम एक भी रिफ्यूजी नहीं लेंगे। और बाद में देखिए आज फ्रांस की हालत क्या हुई है, आप लंदन की हालत देखिए क्या हुई है, बहुत खराब। जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज कभी नहीं होते थे उन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होने लगे, रेप्स के इश्यूज होने लगे, जो उन्होंने सुना ही नहीं था। इनफैक्ट कंपेयर दैट विद पोलैंड, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया कि हम रिफ्यूजीज नहीं लेंगे। वी आर वेरी क्लियर विद दिस, दे आर डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट पोलैंड अभी यूरोप का इकोनॉमिकली सबसे बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे फास्टेस्ट नेशन है पोलैंड, राइट। और जर्मनी की हालत देखिए, फ्रांस की हालत देखिए। तो कई बार आपको बहुत लेट से रियलाइज होता है कि ये जो शुरू में हम 10, 20, 50, 100 सोच रहे थे कि क्या नुकसान हो जाएगा, वो जब नंबर्स इंक्रीज होता है तो बहुत नुकसान होता है। हमारे ही रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेन आएगा, हमारे ही लॉ एंड ऑर्डर पे कंस्ट्रेन आएगा, हमारे कल्चर पे कंस्ट्रेन आएगा, राइट। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब उन्होंने रिफ्यूजीज को लिया, और ज्यादातर मुस्लिम रिफ्यूजीज थे जो सीरिया, इराक या अल्जीरिया ये सब रीजन से आए थे, तो उन्होंने कहा कि वो कल्चरली वो देख नहीं पा रहे थे कि जो विमेन्स क्लोथिंग था उससे वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, राइट। तो उनको कल्चरल सेंसिटाइजेशन के लिए उनके क्लासेस कराए गए। बट व्हाई डू यू नीड टू डू दिस अगेन, राइट। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके कल्चर को भी, एसिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उनका देश में रहने का क्या मतलब हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ इट्स बेटर ना कि वो वैसी जगह पे जा रहे जहां कल्चरल एसिमुलेशन हाई हो उनका, राइट। वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सेम विद इंडिया ऑल्सो एंड बंगाल ऑल्सो। आप अगर आज सिर्फ वोट लेने के लिए आप किसी तरह से उनको बचा के रख लोगे, जो हाल मुर्शिदाबाद में हुआ है पिछले 1 वर्ष में, वो कल को मालदा में भी होगा, वो साउथ 24 परगना में भी होगा, वनाडिया में भी होगा। आपको दूसरे रीजन्स में भी उसके रिपरकशंस दिखने लगेंगे, कलकत्ता में दिखने लगेगा। इट्स नॉट वेरी फार एंड हेंस सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप इसको चेक कर सको, कितना जल्दी आप SIR कर सको, जितने जल्दी आप बॉर्डर फेंस कर सको, जितना स्ट्रांग अपने बॉर्डर्स को बना सको, सूनर द बेटर। SIR सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि इतना चुन चुन के आइडेंटिफाई करना सर ये मुश्किल नहीं है। नहीं है, क्योंकि बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आप वोटर हो तो अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो दिखा दो, कुछ भी 11-12 प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसमें से कोई भी आप प्रूफ दिखा दो अगर आप यहाँ के व्यक्ति हो तो। सर बट वो कार्ड्स तो बन रहे हैं ना फेक। एग्जैक्टली लेकिन कई बार क्या होगा, जैसे जो बंगाल में इनफैक्ट अभी हो रहा है, एक नैरेटिव ये चलता है कि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए
जैसे मैंने अप्रोच कर दिया इलेक्शन कमीशन को या BLO को, मैंने अपने कागजात दे दिए, और फिर फाइनली मैं आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ पहले से, तो 5 साल से या 10 साल से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, आइडेंटिफाई हो गया। अगर मैं आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आई विल बी आइडेंटिफाइड एज अ घुसपैठिया, और फिर मैं डिटेन कर लिया जाऊंगा। तो उससे बेहतर है उन लोगों ने कागज देना ही बंद कर दिया। तो आप देखेंगे कि अभी बहुत क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हुआ है वैसे लोगों का जो पिछले 5-10 साल से रह रहे थे, वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, ऐसा सच में प्रैक्टिकली हो रहा है? बहुत सारे ऐसे लोकेलिटीज हैं, न्यू टाउन लोकेलिटी है कलकत्ता में, इनफैक्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारे स्लम्स थे अनऑथराइज जो एक्चुअली खाली हो गए। तो कई बार सिर्फ ये प्रोसेस इटसेल्फ का इतना असर है कि वो लोग उसमें जाना ही नहीं चाहेंगे, इनफैक्ट वो पेपर्स देना ही नहीं चाहेंगे कभी भी, जो अगर वो सही में वोटर्स नहीं है यहाँ के। तो होगा सक्सेसफुल, बिहार में बहुत हुआ है, 65 लाख वैसे नाम आइडेंटिफाई किए गए जो वोटर्स नहीं थे। अभी यूपी में 3 करोड़ कह रहे हैं ऐसे वोटर्स आइडेंटिफाई किए गए जो या तो मर चुके हैं या परमानेंटली रिलोकेट हो चुके हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 3 करोड़। वेस्ट बंगाल के लिए भी बोला जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा अभी बहुत ज्यादा कैंसिल हुआ है। आगे ये स्कोर कहाँ तक जाने वाला है? आपका क्या एस्टिमेशन है? नंबर्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे लगता है बिहार से ज्यादा होगा अगर प्रोपोर्शन वाइज आप देखोगे तो, क्योंकि बंगाल ही वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, राइट? तो प्रोपोर्शनली आप देखोगे तो बिहार से भी ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजिकली इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, उसके बाद भी बांग्लादेश से जो ये घुसपैठियां घुस रहे हैं उन पे क्यों नहीं कंट्रोल रखा जा सकता है? अच्छा सवाल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है वो कई बार बड़े डिफिकल्ट फिजिकल फीचर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल नदी होती है इंटरनेशनल बॉर्डर, कई बार आप देखेंगे, राइट? तो नदी में बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल बॉर्डर होती है। जो नदी का सबसे गहरा पॉइंट होता है, जो बेसिकली ज्यादातर बार जो बीच का पॉइंट होता है, उसको बॉर्डर मान लिया जाता है। वहां पे कोई ऐसा बॉर्डर फेंस नहीं लगा हुआ है, वो बॉर्डर है बस। तो कई बार आप कहते हैं कि नदी की धारा बहुत तेज है तो कोई पार करके नहीं आएगा, लेकिन कई लोग उसमें से पार करके आ जाते हैं। आपने देखा होगा, याद होगा सीरिया इराक वॉर के समय पूरा मेडिटेरेनियन सी पार करके लोग छोटे छोटे बोट से आप इटली पहुंच गए थे, है ना? जिसको एकदम लग रहा है यहाँ जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ट्राई कर लो, मर गए तो मर गए, नहीं तो पहुंच गए तो पहुंच गए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो जहां पे फेंसिंग पॉसिबल है वहां पे फेंसिंग हो गई। कई बार बहुत सारी जगहों पे फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, वहां से घुसपैठ होगी। कई बार ऐसे एरियाज हैं जहां पे ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हैं, जंगल है, मार्शी लैंड है ना? फेंसिंग लगा दिया आपने, उसके नीचे से किसी ने कोई घुस के आ गया, राइट? तो अगेन कोशिश यही हुई है, और इनफैक्ट आप पिछले 10 साल में देखेंगे, उस आंसर में इंक्लूडेड है जो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वाला रेफर कर रहा था, उसमें बताया गया है कि 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर पिछले 10 वर्षों में फेंस किया गया है, जो पहले अनफेंस था। अब सिर्फ और सिर्फ करीब 450 किलोमीटर बचता है। इतने बड़े करीब टोटल मुझे लगता है 2500 किलोमीटर का बॉर्डर होगा बांग्लादेश के साथ हमारा, तो वो सिर्फ 450 बच रहा है। वंस वी आर एबल टू फेंस दैट, तो बहुत हद तक हम लोग बंद कर देंगे। फेंसिंग पे गार्डिंग होती है क्या? फेंस क्रॉस करके लोग नहीं आ सकते? अगेन सो डिपेंड, सो पेट्रोलिंग होती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे यू हैव अ पर्सन स्टैंडिंग जस्ट टू सी कि दूसरी तरफ से कोई नहीं आ रहा है। इतने 1000 किलोमीटर आप बता रहे हो। हाँ, फेंसिंग लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। अब जब जनरल फेंसेस कभी भी देखोगे तो इट्स नॉट इजी टू क्रॉस, मतलब वो कोई एक तार नहीं है, इट्स अ प्रॉपर क्रॉस्ड बार्ब्ड वायर जो बोलते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है जनरली उसको क्रॉस करना। एक बार फेंसिंग हो गई तो उसके बाद हो सकता है फिर भी 1% 2% चांस बन गया, बट जितना इजी मूवमेंट है ना, फिर क्या होता है ना, लोग महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ नहीं क्रॉस करना चाहेंगे, तो फिर वो स्मगलर्स ही करेंगे, बहुत हाई रिस्क टेकर्स ही करेंगे। वो प्रोपोर्शन बहुत स्मॉल होता है। हाँ, वही होता है ना, पहले आप ताला लगाओ तो सही, हाँ, जब ताला खुला हुआ है फिर तो कोई भी आए कोई भी जाए। करेक्ट। सर, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी कौन कौन सी ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से वो इस बार इलेक्शन हार सकते हैं? गलतियां मुझे लगता है, एक तो वो जो अपीजमेंट का धीरे धीरे लेवल बढ़ते बढ़ते इट हैज गॉन टू एन एक्सट्रीम, राइट? तो अब वो साफ दिखने लगा है कि वो अपीज कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। दूसरा, जो सीपीएम का कल्चर था उसी को एक तरह से उन्होंने इनहेरिट कर लिया। इनके कैडर्स अब वही गुंडागर्दी करते हैं ग्राउंड पे या पंचायतों में जो सीपीएम वाले करते थे, वही कट मनी लेते हैं जो वो लेते थे, यू नो। मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो एक फोकस होना चाहिए था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो फिर कभी नहीं हुआ, वो आज भी नहीं हो रहा है।
वो बहुत ज्यादा बात सिर्फ और सिर्फ बंगाली प्राइड, कल्चर, अस्मिता पे ही आके रुक जा रही है। जो एक बंगाल को उसका पुराना इकोनॉमिक पोजीशन दिलाने की बात है, उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया है। इसके बाद मुझे लगता है ये जो अगेन इस प्रकार के इंसिडेंट्स हैं जो इनके खुद के नेता कुछ हैं, चाहे फरहाद हकीम हो या फिर हुमायूं कबीर हो, इस प्रकार के नेता है, और जब वो इस प्रकार की चीजें करते हैं जो एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट बोली जा सकती है, उसको रेन इन नहीं करना वो एक मतलब गलत संदेश जाता है। और दूसरा, इन मुद्दों पे जो शायद नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे, जैसे इनफैक्ट अगर आप देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का नॉट अ वॉर बट जो अभी हुआ बीच में, तो ओवैसी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वोकल वॉइसेस जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और भारत के साथ खड़े हुए। तो पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट कि आप देश को पहले मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से आते होगे। Sadly, some of the other opposition leaders have not been doing that. Mamata Banerjee is one of them. तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जिसपे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फेंस होना चाहिए हमारा बॉर्डर्स पे, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना। SIR होना चाहिए, इस पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये तो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, उस पे भी विरोध करना तो एक प्रकार से इमेजरी बन गई है कि यार वोट के लिए फिर कुछ भी किए जा रहे हैं। सर, ओवैसी ने मतलब क्यों सपोर्ट किया उस टाइम, क्योंकि जनरली उसके ऐसे स्टेटमेंट्स आते नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अप्रिशिएबल और अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, क्योंकि कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी जिसका सपोर्ट लेने वाली पार्टीज, कांग्रेस देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, तृणमूल देख लीजिए, इन लोगों ने उतनी लताड़ नहीं लगाई पाकिस्तान को कि अरे वो कहीं कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। तो एक तरह से उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि नहीं, ये कम्युनिटी से नाराज नहीं होगी, तुम गलत समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि पाकिस्तान को गाली देने से कहीं यहाँ के मुसलमान नाराज ना हो जाए, तो दैट मैन शोड द वे कि नो यार, पाकिस्तान को गाली देने से यहाँ के लोग क्यों नाराज होंगे, दे आर इंडियंस फर्स्ट। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल सेट बाय हिम। और कम से कम इससे बाकी पार्टी सीखें कि यार, सो मैं बोलता हूं कि दीज पार्टीज हैव बिकम मोर मुस्लिम्स देन द एक्चुअल मुस्लिम्स, राइट। शायद उनको वो नहीं चाहिए, वहां तक चले जाते हैं, which is, I would say, stupid. वेस्ट बंगाल से ना मतलब एक एक करके सारे इंडस्ट्रीज गायब हो गए। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? बिहार जैसा तो यहाँ पे चैलेंज भी नहीं है, उनके पास सी पोर्ट भी है, उनके बॉर्डर्स खुले हुए हैं। कल्चर की बात है। सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिसोर्सेज से फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में कंट्री के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, 40% मिनरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। अगर आप देखेंगे गुजरात के पास कौन सा मिनरल्स है, राइट। बहुत सारे ऐसे, तमिलनाडु के पास थोड़ा बहुत कोयला है मान लीजिए, राइट। तो जरूरी नहीं कि पोर्ट्स होने से, मिनरल्स होने से कोई प्रदेश या कोई देश ज्यादा समृद्ध हो जाए। इट्स मोर अबाउट द कल्चर कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज लगाने बंदा आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा? सरकार नहीं लगा सकती, सरकार का वो काम नहीं है। सरकार कितना भी लगा ले, वो इट्स नॉट गोइंग टू बी एफिशिएंट। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा वैसे मास लेवल तो पे। कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट इंटरप्राइज के मेहनत से होती है। जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बोलते हैं कि इस बिजनेस को लगाने से मेरा फायदा होगा, वहां पे बिजनेस सेटअप करेंगे, कंपटीशन होगा, मल्टीपल बिजनेसेस आएंगी, रोजगार आएगी, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट बनेगा उसका। अब ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइज को बुलाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको बस ये कहने की जरूरत है कि हमारे इस प्रदेश में अगर आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंडस्ट्री लगाया तो कोई आपसे आके पैसे नहीं मांगेगा। आपके यहाँ लेबर हर दिन परेशान नहीं करेंगे आपको कि हर दिन मुझे आज पैसा दो, आज छुट्टी पे भाग गए, ये सब परेशानी आपको नहीं होगी। कोई लोकल गुंडा के नहीं बोलेगा कि मेरे ही 50 लेबर। योगी जी कितना खुल के बोल रहे हैं कि कोई टच करके दिखाओ फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट। फिर आपको कहना होगा कि जैसे आप हमारे प्रदेश में आओगे तो आपको छोटे छोटे क्लियरेंसेस के लिए 50 ऑफिस नहीं भागना पड़ेगा। आप, मेरा सिंगल विंडो सिस्टम है, या सीएम ऑफिस से मैं एक बंदा डेजिग्नेट कर देता हूं आपके लिए, कभी भी आप चाहो तो उसको रीच आउट कर सकते हो, आपकी मदद करेगा। तो जब ये माहौल आप दे पाते हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। और किसी को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एश्योरेंस चाहिए कि मैं शांति से यहाँ अपना बिजनेस करूंगा, और मैं जब बिजनेस करूंगा तो अपनी मेहनत से कुछ काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। सपोर्ट नहीं करे तो कम से कम परेशान हो तो बचा ले, लेग पुलिंग ना करे एटलीस्ट, है ना, बचा ले कम से कम उनको। ये माहौल अगर आप दे दोगे तो अपने आप प्राइवेट इंटरप्राइज बाकी सब कुछ देख लेता है, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे स्टेट्स ने, जैसे बिहार ने 90 के दशक में यही नहीं दिया, लोगों को डर लगा कि यहाँ आएंगे सब लूट लेंगे, तो लोग भाग गए। बंगाल में भी यही हुआ। आप देखेंगे 60 और 70 के दशक में जब कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आई, तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी राजनीति ही थी वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की, धरने प्रदर्शन की, मजदूर हितों में।
जब वो सत्ता में आ गए तो उनको समझ में नहीं आया कि अब वो धरने प्रदर्शन करें या फिर फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे, क्योंकि एज अ सरकार उनको फैक्ट्रियों को बढ़ावा देना था, लेकिन एज अ पार्टी उनको धरना प्रदर्शन करना था। तो डाइकोटमी में फंस गया। अब पार्टी थी वर्कर्स की, एक तरह से खेतर मजदूरों की, सबकी, तो तब भी वो चालू रहे। थोड़ा उन्होंने रिड्यूस किया, लेकिन उन 15-20 वर्षों तक जब तक हुआ तब तक कंपनीज वहां से भाग चुकी थी। बाद में उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई, स्मॉल इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, वो सब भी लाया। लेकिन जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बंगाल का सेट हो चुका था कि कम्युनिस्ट पार्टी है तो इसको इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, राइट, और इसलिए इंडस्ट्रीज कभी आई भी नहीं वहां पे। फिर 2008-9 के आसपास जब एक्चुअली बुद्धदेव भट्टाचार्य जी इंडस्ट्रीज को लाना चाहने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, जॉब्स के लिए तो लाना पड़ेगा, हमारे आइडियोलॉजी से थोड़ी अलग है, फिर भी करना पड़ेगा। उस समय ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ जो आंदोलन किया, सिंगूर में, नंदीग्राम में हुआ जो ऑलरेडी आंदोलन, उसमें भी जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट की एक प्रकार से हार हुई, टाटा को भागना पड़ा, सलीम को भागना पड़ा वहां से, और फिर उसके ऊपर ममता बनर्जी जीत गई, तो और वो नैरेटिव स्ट्रांग हो गया कि यार यहाँ पे इंडस्ट्रीज वाले कभी नहीं टिकने वाले, और कोई कोशिश भी करेगा तो हार जाएगा, राइट। और वो अभी भी वही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उनको दिखता है। और इतने वर्षों में क्या हुआ है ना, चूंकि आपने इतना ज्यादा स्ट्राइक्स को, लॉकआउट्स को इतना ज्यादा बढ़ोतरी दी कि एक जो वर्किंग कल्चर भी होता है जनरली प्रोडक्टिविटी का, वो आपको मिसिंग दिखेगा क्रॉस बंगाल। वो कहते हैं ना वहां पे एक वो दोपहर में भात खा के सोने की आदत है तो है, वो सोएंगे ही सोएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कहां जा रही है, राइट। एंड हेंस वो कल्चरली एक तरह से एंटी इंडस्ट्रीज दिखने लगी हो पूरी स्टेट। वो जब तक कल्चरली उसका पूरा एक रिवैम्प नहीं होगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं आने वाले वहां पे। ग्रेजुअली सर कोई कैपिटल सिटी ऐसे डिग्रेड नहीं होता है, और हमने इसका पूरा डाउनफॉल ही देखा है। किसी भी मार्क पे उन्होंने कुछ अच्छा अचीव नहीं किया है, हर बार वो गिरते जा रहे। तो ममता जी मतलब कुछ कर क्यों नहीं रही, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। सी, जब पिछली बार सीपीएम ने करने की कोशिश की सिंगूर और नंदीग्राम में, तो क्या हश्र हुआ उसका? सत्ता से चली गई हमेशा के लिए वो। तो वो पार्टी देख रही है कि इंडस्ट्रीज लाने, एक तो लोग हमसे मांग भी नहीं रहे हैं, और मैं लाने की अगर कोशिश करूंगी और उसमें सिंगूर नंदीग्राम जैसा कुछ हो गया मूवमेंट, तो मेरी सत्ता हाथ से चली जाएगी। सो व्हाई शुड आई रिस्क समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी हैव? लोग मांग नहीं रहे, मैं दे नहीं रहे। और सर कोई चाहेगा भी ना, देखो ना बिहार की क्या हालत हुई है, वहां पे कोई बिजनेस हाउसेस नहीं है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अभी शायद टीसीएस वहां पे पटना में उन्होंने शायद सेंटर डाला है, बट वो भी कुछ चल नहीं रहा है ऐसा शायद। इसीलिए देखिए, जैसे जो सारे इंडस्ट्रीज तेलंगाना, बैंगलोर क्यों जाती है, क्योंकि आप बार बार उसके मिनिस्टर्स के कमेंट्स देखेंगे कि आप आओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें आपके साथ खड़े हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, वो फोन कर रहे होते हैं उस चेयरमैन को, उसके सीईओज को, यू नो। अभी जैसे आंध्रा कर रहा है, आंध्रा पकड़ पकड़ के ला रहा है उनको, टीसीएस को 1 रुपए पे जमीन दे दी पूरी, है ना, कि तुम आओ तो यहाँ पे हम देख लेंगे बाकी सारे प्रॉब्लम्स को। तो फिर वो इंडस्ट्रीज देखती है यार ये कितना ज्यादा कीन है हमें लाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड हेंस दे गो देयर। जाना भी चाहिए। हम सब जानते हैं इस चीज को कि कोलकाता कभी टेक्सटाइल का हब था। झारखंड से, बिहार से जितने छोटे छोटे व्यापारी थे वो सब वहां जाते थे कपड़ा लेने के लिए। बट आज ऐसा है कि वही लोग सूरत जा रहे हैं या तो दिल्ली आ रहे हैं, है ना। क्योंकि आप जब कलकत्ता और जब बंगाल यूनाइटेड था, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, तो आप देखेंगे कि जूट मिल्स ज्यादातर होते थे वेस्ट बंगाल में, और आप देखेंगे जूट ज्यादातर जो प्रोड्यूस होता था, अभी का जो बांग्लादेश है उसमें प्रोड्यूस होता था। सबसे पहले जो पार्टीशन हुआ उसका सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो बांग्लादेश के पास चले गए और जूट मिल्स रह गए बंगाल में, राइट। इनफैक्ट बीच में जब एक पैक्ट हुआ नेहरू लियाकत के समय या उसके पहले ही, तो पैक्ट हुआ कि ये जो जूट आने का और जूट मिल जाने का, जूट मिल में जाने का, इसको चलते रहने दिया जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ की जो भी हमारा बॉर्डर, वो कुछ वर्षों तक चला भी, लेकिन फिर बाद में वो फेल हो गया। और उसके पहले भी क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स भी आए थे, तो आप देखेंगे जूट एक्सपोर्ट करने लगे यहाँ से, तब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, तो जो कपड़े मशीनों से बनने लगे सस्ते होते थे, उसकी क्वालिटी भी बेटर होती थी, और वो उसी माल को लाके डंप करते थे बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया और बंगाल में भी। तो बंगाल में एक तरफ एक कोर्स मटेरियल है जो 100 रुपए मिल रहा है, और ब्रिटिश क्लोथ है जो 30 रुपए मिल रहा है। तो उस समय भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली था, और पार्टीशन के बाद आप कह सकते हैं एक प्रकार से वो पूरी तरह से खत्म ही हो गया। बंगाल में सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी वहां के यूथ अवेयर क्यों नहीं है, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे खुल के? क्योंकि मैंने कहा कि एक जो वो कल्चर है ना,
मैं मानता हूँ कि बहुत सारे, जैसे आप वैसे शहरों में जाओगे ना, जो वो वर्किंग कल्चर बहुत मिसिंग दिखता है। और वो शायद वो पिछले कुछ जनरेशन से वही होता आया है कि इंडस्ट्रीज को विलेन समझ लिया गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे बड़ा चोर विलेन समझा जाता है। कुछ हुआ तो स्ट्राइक कर दो, हड़ताल कर दो, टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल कर देंगे, बसेस वाले हड़ताल कर देंगे, बिजली वाले हड़ताल कर देंगे। तो कल्चरली ना वो इतना ज्यादा एंटी प्रोडक्टिव हो गया है, राइट। काम करने के एक तरह से अगेंस्ट हो गया है। वो बाबूगिरी इतनी ज्यादा वहां पे ये हो चुकी है। और दूसरा, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो था भी वो वहां से हट गए, नए प्राइवेट इंटरप्राइजेस बहुत आते नहीं है, तो वो काम करने का जो कल्चर भी है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री से आता है, वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। वो आता है तो धीरे धीरे उसका असर दूसरी चीजों में भी पड़ता है। तो चूंकि दैट इज ऑल्सो मिसिंग, और पुराना एक बैगेज रहा है उस पूरे कल्चर का, तो इस कारण से आप देखेंगे ना वहां पे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की, काम करने की, स्लॉग करने की, स्टार्टअप्स की, वो कॉन्वर्सेशंस आपको मिसिंग दिखेगी वहां पे। ये कैसे फिक्स हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ा कल्चरल चेंज चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक तो सबसे पहले आप इंडस्ट्रीज को जिस निगाह से देखते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको खुल के बोलना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज का स्वागत है यहाँ पे, हमने गलती तो की पहले है। किसको चेंज होना है? मतलब यूथ को चेंज होना है या गवर्नमेंट को चेंज होना है? नहीं, जैसे अगर क्योंकि डिमांड, इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट के थ्रू ही आएंगी। अगर डिमांड की बात करें ना, ऑफ कोर्स यूथ को भी डिमांड करना पड़ेगा। सी, गवर्नमेंट्स वही करती हैं जो वोटर्स डिमांड करते हैं। वोटर्स रोड मांगेंगे तो गवर्नमेंट रोड दे देती है, पानी मांगेंगे तो गवर्नमेंट पानी दे देती है। गवर्नमेंट अगर यूथ बोलेगा मुझे नौकरी चाहिए तो देना पड़ेगा, या कम से कम सोचना पड़ेगा। देना तो सेकंड, सोचना पड़ेगा। तो यूथ का मांगना भी एक है, और दूसरा गवर्नमेंट को भी अपने तरफ से प्रोएक्टिवली, मुझे लगता है, क्योंकि पूरे स्टेट का आपका नुकसान हो रहा है, राइट। इंडस्ट्रीज अगर नहीं आ रही है तो जो आपको टैक्सेस मिलने चाहिए अपने स्टेट को रन करने के लिए, वो भी तो छोटी है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चरल काम भी नहीं कर पाओगे ना, आप रोड भी नहीं बना पाओगे नए, आप अपने पावर पॉइंट सब स्टेशंस भी नहीं लगा पाओगे, तो सबका नुकसान है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से वो प्रोएक्टिवली होना चाहिए। एक बार जब आप इंडस्ट्रीज को वेलकम करने लगोगे, उनको दिखेगा कि स्टेट हमारे लिए खड़ी रहती है, वो बहुत कीन है हमको बुलाने के लिए। प्राइवेट इंटरप्राइज तो ढूंढते हैं ऐसी जगह जहां पे लोग उनको सपोर्ट करें, बैठे हुए रहते हैं पैसे लेके कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, उनको मौका मिलेगा, दिल कम रनिंग। यूपी में जैसे अभी लोग आ रहे हैं, Exactly. पहले ये माहौल नहीं था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपी है। यूपी। पहले कोई यूपी नहीं जाना चाहता था, हाँ। आप सब जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप आइए, स्वागत है आपका, और हम आपकी रक्षा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सर, नोएडा में पहले कोई फ्लैट लेता नहीं था, कोई घर लेता नहीं था। शाम 6-7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो थे ना, वो इतना ज्यादा अत्याचार करते थे कि लोग डर गए थे। बट अभी जब गवर्नमेंट सपोर्ट में है तो फिर सब कुछ बल्ले बल्ले। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वही मुझे भी लग रहा है कि बंगाल में भी अगर ऐसा होता है तो शायद अच्छा ही होगा कुछ। बिल्कुल। सर देखो, इंडस्ट्रीज का एग्जिट होना बंगाल से बहुत कॉमन है। टाटा नैनो के बारे में आप बताओ, टाटा नैनो क्यों गया वहां से? कुछ नहीं, इनफैक्ट वही मैंने कहा, जैसे 2008 में 7 में सीपीएम ऑल्सो थॉट कि यार जो इतना, क्योंकि 91 के लिबरलाइजेशन के बाद आप देखेंगे जो सदर्न स्टेट से बहुत फास्ट ग्रो किए, तो उनको दिख रहा था कि हम उस रेस में पिछड़ रहे, इंडस्ट्रीज की रेस में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की रेस में। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने सोचा कि अब कम से कम कुछ इंडस्ट्रीज लाना जरूरी है यहाँ पे, अगर एक्चुअली ग्रो करना है। तो टाटा की नई नैनो कार आने वाली थी, कॉन्वर्सेशन हुआ, और उन्होंने कहा कि सिंगूर में आपको हम 1100 एकड़ जमीन देते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक था, उन्होंने जमीन पे काम वाम करना शुरू किया, फेंसिंग करना शुरू किया वहां पे, इनफैक्ट एक तरह से स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और उसके बाद वहां पे ग्रामीणों का वहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ कि नहीं, कुछ जमीन के टुकड़े पर किस पे विवाद है, ये हमारी जमीन है, ये नहीं है। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच में एक दिन जब ग्रामीणों ने उसको घेरने की कोशिश की तो सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, तो उस पर और थोड़ा ज्यादा उग्र हो गया ये प्रदर्शन। तब उसके बाद इसमें एंट्री हो गई ममता दी की। ममता दी वहां पे फिर हड़ताल पे बैठ गई कि यहाँ पे सिंगूर में जो जमीन है लोगों की, ये खेती वाली जमीन है, तो इसको सरकार कैसे दे सकती है, इस पे लोग खेती करते हैं। एंड शुरू में गवर्नमेंट को लगा कि कंटेन कर लेंगे, समझा लेंगे, बुझा लेंगे, थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया इनफैक्ट, राइट। फिर कहते हैं उसमें जो सीपीएम का ही मोर एक्सट्रीमिस्ट विंग है, जो माओइस्ट हैं, वो एक तरह से वहां के लोकल्स के साथ खड़े हो गए, जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, राइट, जो माओइस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो साथ में खड़े हो गए। तो एसेंशियली वो सीपीएम वर्सेस सीपीआई माओइस्ट जो है, और टीएमसी और ग्रामीण वो हो गया। फाइनली दे लॉस्ट द बैटल, राइट। फिर नंदीग्राम में हुआ, नंदीग्राम में तो पुलिस फायरिंग करवाई गई, 14 लोग मारे गए। वहां पे सलीम ग्रुप जो इंडोनेशिया का था, उसको एक बहुत बड़ी जमीन दी जा रही थी।
तो वहां पे भी सेम हुआ, और एक तरह से ये नैरेटिव बन गया कि सीपीएम जो पहले मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़ी रहती थी, अब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़ी है, राइट। तो वो जो जीतती थी इलेक्शन इस नैरेटिव पे कि आम लोगों की पार्टी है, उसको सब कहने लगे कि अरे ये तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी है, एंड टीएमसी आल्सो प्लेड वेरी वेल इनटू दैट, राइट। ममता फिल्ड दैट गैप सेइंग कि नाउ आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज पीपल, दे लॉस्ट इलेक्शन फॉरएवर। सीपीएम हमेशा के लिए वहां से बाहर हो गई एक तरह से। तो कोई कैसे हिम्मत करेगा फिर से इंडस्ट्रीज लाने की? टाटा भी बाहर हो गया। टाटा बाहर हो गई, उनके पास और भी ऑप्शंस है। एग्जैक्टली। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस होना बहुत कॉमन है। हर बार जब भी इलेक्शन होता है वहां कुछ ना कुछ मतलब ये वायलेंस होता ही होता है। आप इसको कैसे देखते हो? क्या 2026 में भी हम लोग ये चीज देखना पड़ेगा? सो आई होप ऐसा ना हो, लेकिन जो इतिहास रहा है, सीपीएम के समय भी यही होता रहा है, टीएमसी के समय भी यही होता रहा है, और ये भी है कि जब इलेक्शन ज्यादा क्लोज होंगे तो वायलेंस ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि जो स्टेक पर ज्यादा चीजें लगी हुई है। तो आप पंचायत इलेक्शंस देख लीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव देख लीजिए। इनफैक्ट इलेक्टोरल वायलेंस इंडिया में ऑलमोस्ट एक एब्सेंट फिनोमिना है। जो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वायलेंस होते थे जिन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, वहां कुछ नहीं होता, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, राइट। कोई रीपोलिंग नहीं है एक भी बूथ पे। सिर्फ 2 स्टेट्स बचे हैं जहां इलेक्टोरल वायलेंस थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, केरला में, बंगाल में। केरला भी ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है ना। तो बंगाल इज द ओनली रिमेनिंग स्टेट इन आवर कंट्री जहां अभी भी इलेक्टोरल वायलेंस इतने हाई लेवल्स पे होता है, राइट। तो अगर उस इतिहास को देखें तो मुझे लगता है यस, बिकॉज अगला इलेक्शन और भी क्लोज होने जा रहा है, और जब क्लोज होता है तो लोग और ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो या आई थिंक इट्स वेरी प्रोबेबल। बिहार में भी ये चीजें देखी गई थी, आनंद सिंह। ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट्स वन इंस्टेंस, दैट्स वन इंस्टेंस, एंड दैट्स नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। वो एक पार्टी के लेवल से नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं कि पार्टी हर जगह कर रही है, राइट राइट, ट्रू। यहाँ पे पार्टी के लेवल से होता है। सीपीएम पहले पार्टी के लेवल से करती थी, उसके कैडर करते थे, सिंपली टीएमसी के कैडर करते हैं। हाँ सर, कट मनी कल्चर के बारे में आप बताओ। हम लोग, आपने पहले भी मेंशन किया ये चीज, वहां पे कुछ भी अगर गवर्नमेंट का स्कीम है तो वहां पे कट देना पड़ता है, और लोगों को लगता है कि ये सिस्टम ही यही है। बहुत पहले से होता आया है, एंड हेंस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो बंगाल का कल्चर है, वो कम्युनिस्ट कल्चर में जो पार्टी है वही सरकार चलाती है। सो एसेंशियली जैसे कई बार दूसरी जगहों पे क्या होता है कि इनफैक्ट कांग्रेस में, बीजेपी में, सब में, कि वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जब वो जीत गई, सरकार बन गई, तो फिर सरकार चला रही है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, वो चला रही है। पार्टी के मेंबर्स जहां कहीं भी वो अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि थाने में वो पहुंच गए तो उसको सरकार की बात कोई मान रहा है, राइट। बंगाल में उल्टा है, वहां पे उनको एक वो लीगल एक तरह से उनको एक लीगल एंटिटी मान लेते हैं, एक प्रकार से इसको जस्टिफाइड कर देते हैं कि अच्छा पार्टी का सचिव है इस मंडल का, वो थाने में गया है, तो समझ लीजिए कि सरकार ही चली गई है, या उसने फोन कर दिया है, तो सरकार ने ही बोल दिया है एक तरह से। तो जो ब्यूरोक्रेसी भी है, जो ऑफिसर्स भी उसको लेजिटिमेट मानते हैं, एंड हेंस जो भी स्कीम्स है उसका कोई इंप्लीमेंटेशन है, तो अब जो लोकल लीडर उसने बोल दिया, वहां का जो कैडर है, वहां का सचिव है कि ये तुम्हें स्कीम मिलने वाला है, हम तुम्हारा इसमें नाम भेजने वाले हैं। अब उसको लगता है कि आखिर सरकार यही चला रहे हैं, तो अगर ये बोल रहा है कि हाँ इसमें इतना पैसा देना होगा तो देना होगा, ऑप्शन क्या है। अगर ये बोल रहा है कि घर बनाने के लिए तुम्हें इससे सामान लेना होगा तो लेना होगा। मैं अगर थाने में भी जाऊं, मैं अगर ब्लॉक में भी जाऊं, अगर मैं बोलूं भी, तो वो भी तो यही बोलेंगे किसी को रेफर करना है, जो बोल रहा है कर लो। People don't have an option. सर, आपको नहीं लगता इसकी वजह से क्या है ना, कि जो टॉप लाइन में है वो लोग फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि उनको बन के रहना पड़ेगा, है ना, और मतलब ममता जी भी फिर इनको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल करती है ना, क्योंकि अब ये मजबूत हैं, ये खुश हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, तो ये पार्टी को मजबूत रखेंगे। तो ये इट्स अ विशियस साइकिल। सर, सीए और एनआरसी का ना इम्पैक्ट बहुत इमोशनल रहा है वेस्ट बंगाल में। इस बार क्या देखने को मिलेगा हमें? होगा ना, तो एक तरह से आप देखिए जो एनआरसी में क्या हो रहा था कि एक रजिस्टर बनेगा जिसमें जो सिटीजन है कंट्री के, वो लिस्टेड होने चाहिए, जो नहीं है सिटीजन उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। एसआईआर में भी एसेंशियली पर्पस ये नहीं है, लेकिन ये हो यही रहा है कि ये देख लिया जाए बस कि जो सिटीजन है उन्हीं के पास वोटर कार्ड है। तो एसेंशियली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो नॉन सिटीजन कौन है, उनको वोटर कार्ड तो नहीं मिलना चाहिए। बाद में उनका क्या ट्रीटमेंट सरकार करे दैट्स डिफरेंट, लेकिन वोटर कार्ड उनको नहीं मिलना चाहिए। तो एसेंशियली कम से कम आइडेंटिफाई तो हो ही रहे लोग कि जो यहाँ के नागरिक नहीं है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है बंगाल में,
उसका असर दिखता है बहुत सारे जगहों पे, जहाँ पे रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेन आया है, या जहाँ बहुत इरेगुलर कॉलोनीज आई हैं, तो आसपास के लोगों को दिखता है कि वहाँ पे इरेगुलर कॉलोनीज हैं। और जब इस मुद्दे पे कोई एक पार्टी एक स्टैंड ले लगे उनके साथ खड़ी होके, तो उसका भी एक नेगेटिव मैसेज जाता है। बीजेपी विल ऑफ कोर्स यूज दिस वेरी स्ट्रांगली टू से कि हम जब एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो राष्ट्र हित में है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी स्ट्रांग इशू इन द इलेक्शंस। ओके, ठीक है, आज का कन्वर्सेशन यही खत्म करते हैं। इट वाज लवली मीटिंग यू एंड होप वी विल ज्वाइन सून। थैंक यू। Thank you so much for having me here. Lovely conversation, and Thank you. hope you do very well. Thank you for the blessings. Thank you.